अगर आप बैंक एम्प्लॉयज की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमारी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। एंड अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस के बारे में आपको पता लग जाए। उसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ये बैंक कंप्लायंस का कोर्स है इसके अंदर आपको कंसेप्चुअल वीडियोस प्रोवाइड करवाई जाएंगी। वीडियोस के साथ साथ आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ये पीडीएफ नोट भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो जल्दी से आप इस कोर्स में एनरोल कर लीजिए, क्योंकि ये कोर्स आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर आपको फ्री पीडीएफ नोट चाहिए तो आपको व्हाट्सएप के ऊपर टेक्स्ट करना है बैंक कंप्लायंस फ्री पीडीएफ, और उसको भेज देना है 9646900030 के ऊपर, और आपको सारी फ्री पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे सेशन। हम शुरू करें कंप्लायंस इन बैंक्स का मॉड्यूल जी, दैट इज अबाउट इंपॉर्टेंट एक्ट्स। इसके अंदर हम अभी तक पिछले 6 चैप्टर्स के अंदर जो जो एक्ट्स लगे हैं उन एक्ट्स की कुछ प्रोविजंस देखने वाले हैं। काफी सारी प्रोविजंस हम चैप्टर्स के साथ ही डिस्कस कर चुके हैं, बट जो कुछ और रेलिवेंट प्रोविजंस है जो हमें अपने कोर्स में पढ़नी है वो जो हम इस यूनिट्स के अंदर देखने वाले हैं। सबसे पहले हम जो जो एक्ट्स पढ़ने वाले हैं हम उनको देख लेते हैं। हम पढ़ेंगे एक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, फैमा की प्रोविजंस, पीएमएलए की प्रोविजन, सेबी की रेगुलेशन, एफएटीसी एक्ट जो कि एक यूएस बेस्ड एक्ट है। ठीक है, यूएस बेस्ड एक्ट है, बट इसकी जो कंप्लायंस है वो इंडियन बैंक्स को भी करनी पड़ती है। तो हम बिना देरी के अपना पहला एक्ट शुरू करते हैं, दैट इज बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। उसके अंदर सबसे पहले हमारे पास जो सेक्शन नंबर आते हैं दैट इज सेक्शन नंबर 11 एंड 12। सेक्शन नंबर 11 एंड 12 बात करते हैं बैंक की जो मिनिमम पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व्स कितने होने चाहिए। तो सेक्शन 11 सबसे पहले क्या कहता है कि जो एक बैंक की मिनिमम कैपिटल है वो 5 लाख तक की होनी चाहिए, बट 5 लाख इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट फॉर अ बैंक। तो आरबीआई ने क्या करा, इस चीज को ओवरराइड करा और उन्होंने क्या कहा कि एक बैंक की जो मिनिमम पेड अप कैपिटल है वो एटलीस्ट 100 करोड़ की होनी चाहिए। उसके बाद ही आप क्या कर सकते हो, इंडिया के अंदर एक न्यू बैंकिंग कंपनी को सेटअप कर सकते हो। उसके साथ अगर आप एक फॉरेन बैंक है तो आप इंडिया के अंदर अगर बिजनेस करना चाहते हो, फॉरेन बैंक मतलब ऐसे बैंक जो इनकॉर्पोरेटेड हुए इंडिया के बाहर, अगर उन्हें इंडिया के अंदर अपनी ब्रांचेस खोलनी है तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, एटलीस्ट 10 मिलियन यूएस डॉलर्स की इंडिया के अंदर एज अ कैपिटल लेके आनी पड़ेगी। उसके बाद अगर आप एक लोकल एरिया बैंक खोलना चाहते हो तो आपके ऊपर जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो कितनी लगा दी गई है, 5 करोड़ की लगा दी गई है। सो इसको हम एक चार्ट से समझ लेते हैं। सेक्शन 11 क्या कहता है, आपके ऊपर मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है, 5 लाख कैपिटल की, बट आरबीआई के गाइडलाइंस क्या करती है, उसको ओवरराइड करते हैं, कहती है कि अगर आप बैंक हो तो आपकी पेड अप कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 100 करोड़। फॉरेन बैंक के केस में आपकी कितनी होनी चाहिए, आपको 10 मिलियन यूएस डॉलर एज कैपिटल लेके आना पड़ेगा। लोकल एरिया बैंक के केस में आप 5 करोड़ से काम चला सकते हो। उसके बाद सेक्शन 12 की बात करते हैं। सेक्शन 12 की बात करने से पहले हम 3 वर्ड्स को समझ लेते हैं। फर्स्ट वन इज ऑथराइज्ड कैपिटल, सेकंड इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल एंड थर्ड इज पेड अप कैपिटल। सो सबसे पहले हमारे पास आता है ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल मतलब बेसिकली कि एक कंपनी या एक बैंक कितनी कैपिटल इशू कर सकता है। सपोज जब कोई भी बैंक या कंपनी सेटअप होती है तो वो बेसिकली क्या करते हैं, आरओसी के पास अपने आप को रजिस्टर कराते हैं। तो सपोज जब उन्होंने आरओसी के पास अपने आप को रजिस्टर कराया, ठीक है, उस टाइम क्या करा उन्होंने, आरओसी ने क्या कहा कि आप क्या कर सकते हो, टोटल 1 लाख शेयर्स इशू कर सकते हो, बट उन्होंने 1 लाख में से सपोज अभी सिर्फ 50,000 ही इशू करे हैं। तो इस कंडीशन में हम ये कहेंगे कि वो कंपनी क्या कर सकती थी, 1 लाख शेयर्स इशू कर सकती थी, बट इशू अभी सिर्फ 50,000 करें। तो जितने शेयर इशू कर दिए उसको बोलते हैं इशूड कैपिटल। तो ये हो जाने वाली है हमारी इशूड कैपिटल। एंड जितने शेयर इशू करे जा सकते थे उसको क्या बोलते हैं हम, ऑथराइज्ड कैपिटल। ठीक है, सो फर्स्ट वर्ड जो हमारे पास आता है दैट इज ऑथराइज्ड कैपिटल। उसके बाद ऑथराइज जब आपने करा, आपने सपोज ऑथराइज में से एक बैंक ने क्या करा, उसको सपोज 10 लाख शेयर्स वो ऑथराइज था इशू करने के लिए, उसने उसमें से 1 लाख शेयर क्या कर दिए, इशू कर दिए, मार्केट में डाल दिए कि आप इसके अगेंस्ट क्या कर सकते हो, एप्लीकेशन दे सकते हो। तो जितने शेयर्स के आपके पास एप्लीकेशन है, ये मतलब कितने शेयर आपके सब्सक्राइब्ड हुए हैं, उसे क्या बोल लेंगे हम कि वो क्या है, आपकी सब्सक्राइब कैपिटल है। एंड जब सब्सक्राइब कैपिटल में से जितना पैसा आपको रिसीव हो जाएगा, जितने कैपिटल के अगेंस्ट, उसको हम क्या बोलेंगे कि वो आपकी क्या है, पेड अप कैपिटल है। ठीक है, सो 3 वर्ड्स क्या हुए, ऑथराइज कितनी इशू कर सकते हो, उसमें से कितनी आपने इशू करी, एंड वो सब्सक्राइब की मतलब कितने के लिए आपको एप्लीकेशन आ गई है, एंड उसमें से कितने को पैसा आ चुका है, वो क्या बन जाएगी, आपकी पेड अप कैपिटल बन जाने वाली है। ठीक है, तो सेक्शन 12 क्या कहता है कि एक बैंक की जो सब्सक्राइब कैपिटल है वो उसकी ऑथराइज कैपिटल का एटलीस्ट क्या होनी चाहिए, हाफ होनी चाहिए, एंड जो पेड अप कैपिटल है वो ऑथराइज कैपिटल कितना होनी चाहिए, हाफ होनी चाहिए। इसकी एग्जांपल हम अगर इसी को कंटिन्यू करें जो अभी हमने ऊपर चार्ट बनाया है, कि अगर सपोज आपकी ऑथराइज कैपिटल 10 लाख की है, ठीक है, तो आपकी जो सब्सक्राइब कैपिटल है वो कितनी होनी चाहिए, 5 लाख होनी चाहिए एटलीस्ट, एंड जो आपकी पेड अप कैपिटल है वो एटलीस्ट कितनी होनी चाहिए, 2,50,000 होनी चाहिए। सेक्शन 12 ये कंडीशन लगाता है। उसके बाद सेक्शन 12 ये भी कहता है कि अगर इन केस ये प्रोपोर्शन बढ़ाई जाती है, ठीक है, मतलब बेसिकली सपोज एक बैंक है या कंपनी, उसने क्या करा, अपनी ऑथराइज कैपिटल को इंक्रीज करा लिया, जो कि करवाया जा सकता है नॉमिनल फीस पे करके, तो उस प्रोपोर्शन को मेंटेन करने के लिए, जो हाफ ऑफ की प्रोपोर्शन मेंटेन करने के लिए
बैंक को क्या किया जाएगा, उनको एडिशनल टाइम प्रोवाइड करा जा सकता है, बट ये जो मैक्सिमम टाइम प्रोवाइड करा जाएगा टू मेंटेन द कैपिटल दैट विल बी 2 years। मतलब बैंक्स को 2 साल तक का टाइम दिया जा सकता है कि आप क्या करो, जो प्रपोर्शन है उसको वापस ले आओ। फॉर एग्जाम्पल अगर यही चीज बैंक ने क्या करी, अपनी जो लिमिट है ऑथराइज कैपिटल उसको बढ़ा के सपोज 20 लाख कर दिया। अब जब आप देखोगे कि 5 लाख 20 लाख का हाफ तो है नहीं, इट इज 1/4। तो इस प्रपोर्शन को मेंटेन करने के लिए, मतलब इसको वापस इस लेवल तक लाने के लिए बैंक को क्या किया जाएगा, 2 साल का टाइम दिया जाएगा कि आप 2 साल ले लो, बट आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको आपने क्या कर देना है, कंप्लीट कर देना है। सो दिस वाज अबाउट सेक्शन नंबर 11 एंड सेक्शन नंबर 12। नेक्स्ट हमारे पास जो सेक्शन हमने पढ़ना है दैट इज सेक्शन नंबर 14। सेक्शन नंबर 14 क्या कहता है कि जो बैंक की कैपिटल है, जो अनइशूड कैपिटल है या अनपेड कैपिटल, मतलब ऐसी कैपिटल जिसके लिए अभी बैंक को पैसा रिसीव नहीं हुआ है, उसके अगेंस्ट कोई चार्ज नहीं क्रिएट किया जा सकता। चार्ज क्रिएट करने का मतलब उसके अगेंस्ट कोई लोन या उसको सिक्योरिटी रख के आप लोन नहीं ले सकते। अगर आप ऐसा करते हो तो उसको क्या माना जाएगा कि वो चीज क्या है, इनवैलिड है। तो ये चीज आपको अलाउड नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन जो हमने पढ़ना है दैट इज सेक्शन नंबर 15। सेक्शन नंबर 15 बात करता है पेमेंट्स ऑफ डिविडेंड के बारे में कि डिविडेंड की पेमेंट्स के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई गई हैं। सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन क्या है कि कोई भी बैंकिंग कंपनी तब तक डिविडेंड पे नहीं कर सकती जब तक उसने क्या ना करा हो, अपने कैपिटलाइज्ड एक्सपेंसेस को राइट ऑफ ना करा हो। मतलब जब कंपनी अपने कैपिटल एक्सपेंसेस को राइट ऑफ कर देगी, कैपिटलाइज्ड एक्सपेंसेस को राइट ऑफ कर देगी, तभी वो क्या करा जाएगा, बाकी बचे प्रॉफिट को क्या कर सकते हैं, डिविडेंड पे किया जा सकता है। कैपिटलाइज एग्जांपल की कुछ एग्जांपल्स हैं लाइक प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गए, ब्रोकरेज या कमीशन ऑन इशू ऑफ शेयर्स हो गए। ये ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो डायरेक्ट P&L में नहीं जाते हैं। इनको हम क्या करते हैं, इनको कैपिटलाइज करते हैं, मतलब इनको एक एसेट की फॉर्म में बना देते हैं, लाइबिलिटी की फॉर्म में बना देते हैं, एंड उसको टाइम टू टाइम पे क्या करते रहते हैं, हम उसको राइट ऑफ करते रहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में डालते रहते हैं। तो जब तक आप उसको कंप्लीटली राइट ऑफ नहीं कर देते, आप प्रॉफिट पे डिविडेंड पे नहीं कर सकते। बट बैंकिंग कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 1959 ने कुछ परमिशंस दी कि कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो कैपिटलाइज, जिनको हम कैपिटलाइज एक्सपेंसेस ही मानते हैं काइंड ऑफ, बट आप उसको क्या कर सकते हो, राइट ऑफ, उसको बिना राइट ऑफ करे भी डिविडेंड पे कर सकते हो। तो वो क्या चीज है, सबसे पहले तो सपोज आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में डेप्रिसिएशन हुई एंड उसका जो एक्सपेंस है बोर्ड ने अप्रूव करा, ठीक है, और आपने किसके अंदर कर रखा था, अप्रूव्ड सिक्योरिटीज के अंदर वो इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, एंड वो अभी तक आपने क्या नहीं करा, या तो उसको कैपिटलाइज नहीं करा या उसको लॉस नहीं बनाया, तो आप उस डेप्रिसिएशन को राइट ऑफ करे बिना भी क्या कर सकते हो, अपनी डिविडेंड को पे कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा सपोज आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी थी अदर देन अप्रूव्ड सिक्योरिटीज के अंदर, उनकी वैल्यू के अंदर डेप्रिसिएशन आता है एंड उसके अगेंस्ट आपने क्या करी है, प्रोविजन बना दी है, एंड प्रोविजन क्या कर दिया, ऑडिटर ने अप्रूव भी कर दिया, तो भी आप क्या कर सकते हो, बिना राइट ऑफ करे डिविडेंड पे कर सकते हो। बट अगर इन दोनों में से भी कोई कंडीशन फुलफिल नहीं करते कि आप ना आपने प्रोविजन बनाई है या प्रोविजन तो बनाई है बट वो अप्रूव नहीं हुई है, तो उस केस में पहले आपको क्या करना पड़ेगा, राइट ऑफ करना पड़ेगा, उसके बाद ही क्या किया जाएगा, डिविडेंड को पे करा जाएगा। नेक्स्ट, अगर सपोज बैंक के क्या है, बैड डेट्स हैं, बैड डेट्स के अगेंस्ट आपने प्रोविजन बना दिया, प्रोविजन को ऑडिटर ने अप्रूव कर दिया है, तभी क्या कर सकते हो आप, बैड डेट्स को बिना राइट ऑफ करे डिविडेंड पे कर सकते हो, उसके बिना डिविडेंड पे नहीं हो सकता। प्रोविजन बनाने की कंडीशन बेसिकली क्या है, जब आपने एक लॉस के लिए प्रोविजन बना दी तो आपने काइंड ऑफ क्या कर दिया, उसको सेट ऑफ कर दिया कि अगर ये लॉस होगा तो हम इसको इस तरीके से डील कर लेंगे, तो इसलिए आपको वहां पे राइट ऑफ करने की जरूरत नहीं है, उसके बिना डिविडेंड पे कर सकते हो। अगर आप ये चीज नहीं करते तो बेसिकली क्या है कि आपको एट द एंड उसको प्रॉफिट एंड लॉस में ही लेके जाना पड़ेगा, चाहे अब लेके जाओ चाहे इन द फ्यूचर, इसलिए उसको क्या कंडीशन रखी कि आपको क्या करना पड़ेगा, पहले राइट ऑफ यूज चीज को करना पड़ेगा। सो ये कंडीशन थी रिगार्डिंग सेक्शन नंबर 15, जो कि क्या कहता है, डिविडेंड पे करने के लिए आपको अपने कैपिटलाइज एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करना पड़ेगा, एंड उसकी 3 एक्सेप्शन थी, हमने 3 एक्सेप्शन पढ़े। जो एक्सेप्शन हमें कहा कौन सा एक्ट प्रोवाइड कर रहा है, बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1959 अमेंडमेंट वाला। ठीक है, नेक्स्ट जो हमने सेक्शन पढ़ना है दैट इज सेक्शन नंबर 17। सेक्शन नंबर 17 की हेडिंग है ट्रांसफर टू रिजर्व फंड। बेसिकली सेक्शन 17 क्या कहता है कि आपको अपने प्रॉफिट का 20% एक रिजर्व में ट्रांसफर करते रहना है तब तक जब तक उस रिजर्व का पैसा प्लस शेयर प्रीमियम अकाउंट का पैसा मिला के पेड अप कैपिटल से ज्यादा या पेड अप कैपिटल के इक्वल नहीं हो जाता। अगर इसके हम एग्जांपल देखना चाहें तो सपोज आपने जो रिजर्व बनाया हुआ था, आपने सपोज फर्स्ट ईयर की बात करते हैं, आपने कोई रिजर्व अभी तक क्रिएट नहीं करा है, ठीक है, आपकी सिक्योरिटीज प्रीमियम के अंदर पैसा है, लेट इट बी 5 लाख रुपीज, ठीक है, एंड आपकी जो पेड अप कैपिटल है वो है लेट इट बी 10 लाख रुपीज, ठीक है। तो एंड सपोज आपको फर्स्ट ईयर के अंदर प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट हुआ लेट इट बी 20 लाख का, ठीक है, 20 लाख का प्रॉफिट आपने फर्स्ट साल करा, ठीक है। तो कंडीशन क्या कहती है सेक्शन नंबर 17 की आपको अपने प्रॉफिट का 20% डालना है जब तक उस रिजर्व का अमाउंट प्लस एसपीआर का अमाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का अकाउंट पेड अप कैपिटल से इक्वल या उससे ज्यादा नहीं हो जाता। अभी हम अगर फर्स्ट ईयर की करंट सिचुएशन देखें तो हमारा रिजर्व का बैलेंस है 0,
सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट कितना है 5 लाख रुपीज, ठीक है। तो टोटल पैसा हमारे पास कितना बड़ा है 5 लाख, बट कैपिटल कितनी है हमारे पास 10 लाख। तो अभी क्या है, उन जो हमने दोनों चीजों की एडिशन करी है उसकी अमाउंट कम है, इसलिए हमें इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट का 20% ऐड करना पड़ेगा। तो बैंक क्या करेगा, 20 लाख का 20% कितना हुआ 4 लाख रुपीज, 4 लाख इस रिजर्व के अंदर एंटर कर देंगे। तो सेकेंड ईयर की अगर हम कंडीशन देखें, हमारे पास जो रिजर्व था, ठीक है, रिजर्व के अंदर अब कितना पैसा है 4 लाख, एसपीआर आपका कितना है 5 लाख, एंड आपकी पेड अप कैपिटल कितनी है 10 लाख, ठीक है। सपोज अब फिर आपको 20 लाख का ही प्रॉफिट होता है। अब हम फिर से सिचुएशन चेक करते हैं, हमने इन दोनों के अमाउंट को ऐड करा, हमारे पास आया 9 लाख। 9 लाख 10 लाख से ज्यादा तो है नहीं, या तो हमें उसको बराबर करना है उससे ज्यादा करना है। तो आपको क्या करना है, या तो आप एटलीस्ट 1 लाख की अमाउंट आपको इसमें से ट्रांसफर करनी पड़ेगी, 20% आप पूरा भी ट्रांसफर कर सकते हो, बट आपको इन दोनों के एडिशन की अमाउंट क्या करनी पड़ेगी, पेड अप कैपिटल के बराबर या पेड अप कैपिटल से ज्यादा करनी पड़ेगी। दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन नंबर 17, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास रिक्वायरमेंट आती है ऑफ सेक्शन नंबर 18। सेक्शन नंबर 18 की हेडिंग क्या है, मेंटेनेंस ऑफ कैश रिजर्व बाय नॉन शेड्यूल्ड बैंक। तो सबसे पहले ये कंडीशन, ये सेक्शन स्पेसिफिकली किस पे एप्लीकेबल है, नॉन शेड्यूल्ड बैंक के ऊपर एप्लीकेबल है। नॉन शेड्यूल्ड बैंक मतलब ऐसे बैंक जिनका नाम शेड्यूल्ड लिस्ट के अंदर नहीं आता, जो आरबीआई द्वारा प्रोवाइड करी जाती है। तो नॉन शेड्यूल्ड बैंक ने क्या करना है, एक कैश रिजर्व मेंटेन करना है। कैश रिजर्व किसके पास मेंटेन करना है, वो खुद के पास कर सकता है, या एक करंट अकाउंट खुलवा सकता है विद द आरबीआई, विद द स्टेट बैंक और एनी नोटिफाइड बैंक, या क्या कर सकता है, खुद थोड़ा अमाउंट अपने पास रख सकता है, थोड़ा अमाउंट इन अकाउंट्स के अंदर जमा करा सकता है, बट उसको क्या करना पड़ेगा, कैश रिजर्व अपने पास मेंटेन करना पड़ेगा। कैश रिजर्व कितना मेंटेन करना पड़ेगा, पहले जो लिमिट थी 3% थी, बट करंटली क्या लिमिट चल रही है, अभी 4% की लिमिट चल रही है। 4% किसका, टोटल टाइम एंड डिमांड लायबिलिटीज का। तो बेसिकली नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स को क्या करना है, जितनी उनकी टोटल टाइम एंड डिमांड लायबिलिटीज है उसका 4% उठाना है, एंड उसको या तो खुद के पास या एक करंट अकाउंट के अंदर, जो कि आरबीआई के पास, स्टेट बैंक के पास या किसी नोटिफाइड बैंक के पास खोला जाएगा, उसके अंदर क्या कर देना है, उसको मेंटेन करके रखना है, ठीक है। अगर वो चाहे थोड़ा अपने पास रख सकता है, बाकी किसी और बैंक्स में रख सकता है, उनका एक बेसिकली मिक्सचर भी क्रिएट करा जा सकता है, जरूरी नहीं है कि आपको एक ही जगह पे क्रिएट करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो सेक्शन निकल के आता है, दैट इज सेक्शन नंबर 19। सेक्शन नंबर 19 क्या करता है, होल्डिंग ऑफ शेयर्स इन अनदर कंपनी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाता है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग हम ऑलरेडी कुछ प्रोविजंस पढ़ चुके हैं कि बैंक्स किस किस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, किन में नहीं इन्वेस्ट कर सकते। तो वो जो रिस्ट्रिक्शंस है काइंड ऑफ सेक्शन नंबर 19 से ही ड्राइव होती हैं। तो सेक्शन नंबर 19 सबसे पहले तो फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरी ऑफ कंपनीज एंड होल्डिंग ऑफ शेयर्स इन अनदर कंपनी के ऊपर क्या करता है, सबसे पहले एक रिस्ट्रिक्शन लगा देता है। सबसे पहले तो ये क्या कहता है कि बैंकिंग कंपनीज को ट्रेडिंग एक्टिविटीज के अंदर भाग नहीं लेना है, कि वो ऐसे ना करे नॉन बैंकिंग कंपनीज को एक्वायर करके ट्रेडिंग एक्टिविटीज कर रही हो, ये चीज उन्हें नहीं करनी है। उनको क्या करता है, ये सेक्शन उनसे रोकता है, ठीक है। उसके अलावा अगर एक बैंक क्या कर रहा है, अपनी एक सब्सिडरी कंपनी बना रहा है, तो सब्सिडरी कंपनी सिर्फ किस लिए बना सकता है, फॉर द पर्पसेस जो कि सेक्शन के अंदर बताए गए हैं, या जो कि आरबीआई ने बताए हैं, या ऐसे बिजनेसेस जो क्या हैं, इंसिडेंटल टू बिजनेस ऑफ बैंकिंग है, मतलब बिजनेस ऑफ बैंकिंग से क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। बट अगर उन्हें फिर भी इन पर्पसेस के लिए भी क्या करनी है, कंपनीज क्रिएट करनी है या सब्सिडरी कंपनी बनानी है, तो क्या करना पड़ेगा, आरबीआई से राइटिंग के अंदर क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी। विदाउट द परमिशन आप क्या नहीं कर सकते, सब्सिडरी बना नहीं सकते। मतलब इस चीज की आपको जनरल परमिशन नहीं है, आपको क्या लेनी पड़ेगी, स्पेसिफिकली परमिशन एक बैंक को लेनी पड़ेगी। तो दिस इज द प्रोविजन ऑफ सेक्शन नंबर 19। नेक्स्ट जो हम सेक्शन देख रहे हैं, दैट इज सेक्शन नंबर 20 एंड सेक्शन नंबर 21। सेक्शन नंबर 20 एंड सेक्शन नंबर 21 क्या करता है, लोन्स एंड एडवांसेस के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाता है। लोन एंड एडवांसेस किसको, जब ये रिस्ट्रिक्शन बेसिकली क्या लगाता है कि एक बैंक किसी ना अपने डायरेक्टर को, या कोई ऐसी फर्म जिसके अंदर डायरेक्टर इंटरेस्टेड है, या किसी ऐसे इंडिविजुअल को जिसकी गारंटी किसने दे रखी है, डायरेक्टर ने दे रखी है, उसको आप किसी भी तरीके का लोन और एडवांसेस प्रोवाइड नहीं करोगे, ठीक है। उसके बाद बैंक्स क्या नहीं कर सकते, अपने ही शेयर्स के अगेंस्ट लोन प्रोवाइड नहीं कर सकते। मतलब अपने ही शेयर गिरवी रख के, उसके अगेंस्ट कोलेटर रख के या गिरवी रख के उसके अगेंस्ट लोन प्रोवाइड नहीं करा जा सकता। ये सेक्शन 20 की रिक्वायरमेंट्स है। ये सेम हमने कंडीशंस पहले भी पढ़ी थी डिपॉजिट लोन एडवांसेस वाले चैप्टर में, कि ये चीजें अलाउड नहीं है। तो बेसिकली सेक्शन 20 एंड 21 से ही उठा के वहां पे लिखी गई थी। उसके बाद जो सेक्शन 21 है, सेक्शन 21 क्या करता है, सेक्शन 21 ने सेक्शन 21 के अंदर आरबीआई ने क्या करा है, RBI has been empowered to determine the policy to be followed by the banks in relation to advances. Basically, सेक्शन 21 ने क्या करा, RBI को पावर दे दी कि RBI क्या कर सकता है, लोन एडवांसेस के रिगार्डिंग पॉलिसीज बना सकता है ऑन बिहाफ फॉर द बैंक्स, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेगा, RBI अपनी डायरेक्शंस प्रोवाइड करेगा। डायरेक्शंस किस किस के रिलेटेड,
कि पर्पस फॉर विच एन एडवांस मे और मे नॉट बी ग्रांटेड, भी किस किस काम के लिए एडवांस दिया जा सकता है और किस किस के लिए एडवांस नहीं दिया जा सकता। उसके बाद मार्जिन टू बी मेंटेन इन केस ऑफ सिक्योर्ड एडवांसेस, मतलब अगर एक सिक्योर्ड एडवांस दिया जाता है, फॉर एग्जांपल अगर एक सिक्योर्ड एडवांस है, उसके अगेंस्ट कोई पर्सन आपको 100 करोड़ की सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, तो उसके अगेंस्ट आप कितना मार्जिन रख के उसमें से कितना लोन प्रोवाइड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप 20% मार्जिन रखते हो तो आपको सिर्फ 80 करोड़ का ही लोन प्रोवाइड करना है। जो 20% की लिमिट है क्या कर सकता है, आरबीआई आपको डिफाइन करके देगा। उसके बाद रेट ऑफ चार्ज इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस अदर फाइनेंशियल अकोमोडेशन एंड कमीशन गारंटीज भी क्या करेगा, आरबीआई ही डिसाइड करेगा। उसके रिगार्डिंग आपको पॉलिसीज इशू करी जाएंगी। उसके बाद मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एडवांस और अदर फाइनेंशियल अकोमोडेशन दैट बैंक में गिव टू गारंटी दैट इट में इशू फॉर सिंगल पार्टी हैविंग रिगार्ड टू द पेड अप कैपिटल रिजर्व डिपॉजिट फॉर द कंसर्न बैंक। ये भी अगर आपको याद हो तो इसके रिगार्डिंग कंडीशंस आरबीआई ने दी थी कि आप अपनी कैपिटल का इतने परसेंट से ज्यादा एक सिंगल पर्सन को नहीं दे सकते, एंड इनकेस देते हो तो आपसे अलग से रिपोर्टिंग भी करवाई जाती है। तो इनके रिगार्डिंग क्या कर सकता है, आरबीआई गाइडलाइंस इशू कर सकता है। ये किसके अंदर आता है, सेक्शन नंबर 21 के अंदर आता है। नेक्स्ट हमारे पास जो सेक्शन आता है दैट इज सेक्शन नंबर 23। सेक्शन नंबर 23 किस पे बात करता है, कंट्रोल ऑन द ओपनिंग ऑफ अ न्यू बिजनेस। बेसिकली अगर किसी बैंक को क्या करना है, जो उनका एग्जिस्टिंग प्लेस ऑफ बिजनेस है उसको मूव करके क्या करना है, एक नया प्लेस ऑफ बिजनेस खोल, मतलब नई जगह पे अपना बिजनेस शुरू करना है, नई ब्रांच शुरू करनी है, चाहे इंडिया के अंदर चाहे इंडिया से बाहर। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, आपको आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ेगी। विदाउट द परमिशन ऑफ आरबीआई आप क्या नहीं कर सकते, प्लेस को चेंज नहीं कर सकते। दैट इज क्या वो कौन सा सेक्शन बात करता है इस चीज की, 23 नंबर सेक्शन बात करता है। ठीक है, सेक्शन 24 बात करता है एसएलआर के ऊपर कि आपको क्या करना पड़ेगा, अपने पास एक लिक्विड एसेट्स की परसेंटेज अपने पास मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। मतलब जितनी आपकी टोटल टाइम एंड डिमांड लायबिलिटीज होगी उसका एटलीस्ट 20% आपको क्या करना है, अपने पास एसएलआर के रूप में मेंटेन करके रखना है, लिक्विड एसेट्स के फॉर्म में मेंटेन करके रखना है। जो ये लिमिट है वो 25% से बढ़ाई जा सकती है, 25% से कम नहीं करी जा सकती, क्योंकि सेक्शन 24 क्या कहता है, फॉर एन अमाउंट नॉट लेस देन 20%, मतलब एक ऐसा अमाउंट जो 25% से कम नहीं होने वाला है। जो लिक्विड एसेट्स होंगी, लिक्विड एसेट्स क्या क्या हो सकती हैं, लिक्विड एसेट्स में भी कैश, गोल्ड और अनअनकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज एंड दे आर वैल्यूड एट अ प्राइस नॉट एक्सीडिंग द करंट मार्केट प्राइस। मतलब इनकी वैल्यू हमने किस पे लेनी है, करंट मार्केट प्राइस पे लेनी है, एंड फिर हम क्या करेंगे, 25% वाली अपनी लिमिट को चेक करेंगे। उसके बाद हमारे पास सेक्शन आता है सेक्शन नंबर 25। सेक्शन नंबर 25 बात करता है मेंटेनेंस ऑफ एसेट्स इन इंडिया। ये क्या कहता है कि एक बैंक को अपनी टाइम डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज का एटलीस्ट 75% इंडिया के अंदर मेंटेन करना पड़ेगा। एंड मेंटेन कब करना पड़ेगा, ऑफ द लास्ट फ्राइडे ऑफ एवरी क्वार्टर। मतलब जिस दिन आप लास्ट फ्राइडे ऑफ एवरी क्वार्टर का जिस दिन बिजनेस डे एंड होगा उस दिन आपकी जो टोटल डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज का 75% एसेट्स क्या है, इंडिया के अंदर होनी चाहिए। ये बात कहता है सेक्शन नंबर 25। नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन आता है सेक्शन नंबर 26। सेक्शन नंबर 26 बात करता है सबमिशन ऑफ रिटर्न्स ऑफ अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स। इसमें बेसिकली क्या है, आरबीआई ने एक फॉर्म एंड मैनर प्रेस्क्राइब करा है कि इसके अंदर क्या करनी है, बैंक्स को रिटर्न प्रोवाइड करनी है। रिटर्न किसकी, ऐसे अकाउंट जो क्या है अनऑपरेटेड अकाउंट्स है फॉर 10 ईयर्स। मतलब जो ऐसे अकाउंट जो पिछले 10 साल से ऑपरेशन के अंदर नहीं है, आपको क्या करनी है, उसकी रिपोर्ट प्रोवाइड करनी है एक रिटर्न के फॉर्म के अंदर। जो ये रिटर्न सबमिट करी जाएगी, कब तक करी जाएगी, जब कैलेंडर ईयर खत्म होगा, मतलब 1 जनवरी टू 31 दिसंबर का जो कैलेंडर ईयर है जब वो खत्म होगा उसके 30 डेज के अंदर अंदर क्या करनी है, बैंक्स को ये रिटर्न सबमिट करनी है टू द आरबीआई। जब हम फिक्स डिपॉजिट का केस देखेंगे तो जब अनऑपरेटेड अकाउंट्स की हम वैलिडिटी देख रहे हैं 10 ईयर्स वाली, तो 10 ईयर्स तब से काउंट होंगे जब फिक्स डिपॉजिट का क्या हो जाएगा, मैच्योरिटी पीरियड खत्म हो जाएगा। उसके बाद अगर आप एक आरआरबी बैंक हो, रीजनल रूरल बैंक है, तो आपको जो रिपोर्ट है आरबीआई को ना देके किसको सबमिट करानी है, नाबार्ड को सबमिट करवानी है। उसके बाद जो हम नेक्स्ट सेक्शन देख रहे हैं दैट इज सेक्शन नंबर 27। सेक्शन नंबर 27 बात करता है सबमिशन ऑफ रिटर्न फॉर्म्स एटसेट्रा टू आरबीआई। ये बेसिकली क्या कहता है, सबसे पहले कि बैंक्स को क्या करना है, आरबीआई को सबमिट करना है फॉर्म नंबर 13 के अंदर टोटल उसकी एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन द लास्ट फ्राइडे ऑफ एवरी मंथ। मतलब हर महीने के लास्ट फ्राइडे को आपकी टोटल डिमांड एसेट्स एंड लायबिलिटीज कितनी थी आपको क्या करनी है, वो फॉर्म 13 के अंदर सबमिट करानी है। इनके जो लास्ट फ्राइडे था वो पब्लिक हॉलिडे आती है, तो आपको उससे पिछला दिन मतलब थर्सडे को सबमिट करवा देना है। थर्सडे जो भी उससे पिछला वर्किंग डे होगा उस दिन आपको क्या करना है, सबमिट वो रिपोर्ट को या रिटर्न को करवा देना है। ठीक है, उसके बाद आरबीआई चाहे तो किसी भी बैंक को कह सकती है कि आप यह क्या करो, स्टेटमेंट्स हमें जल्दी प्रोवाइड करो, कि जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ इतना ही टाइम दिया जाएगा। हो सकता है अगर आरबीआई को लगता है कि ऐसे रिटर्न्स को मंगाना जरूरी है ताकि कुछ पर्पस जल्दी किया जा सके, तो वो कभी भी इंफॉर्मेशन की डिमांड करी जा सकती है। उसके अलावा आरबीआई हाफ ईयरली बेसिस के ऊपर भी क्या कर सकती है,
ऐसी इंफॉर्मेशन मंगा सकती है, लाइक इन्वेस्टमेंट ऑफ बैंकिंग कंपनी, क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांसेस गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडस्ट्री, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एटसेट्रा फॉर पर्पस इट्स डीम्ड सुटेबल, कि जो उन्हें लगता है कि सुटेबल है उसके रिगार्डिंग वो क्या कर सकते हैं, डाटा मंगा सकते हैं। सो उस इस चीज की पावर सेक्शन 27 क्या देता है, आरबीआई को देता है। नेक्स्ट पावर इज सेक्शन नंबर 28 के अंदर जो आरबीआई को दी गई है, दैट इज पावर टू पब्लिश इंफॉर्मेशन। बेसिकली आरबीआई को ये पावर है कि आरबीआई चाहे तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने कलेक्ट करी है उसको पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर क्या करा जा सकता है, पब्लिश करा जा सकता है। फॉर एग्जांपल सपोज एक बैंक ने क्या अगर आप फ्रॉड करा, आरबीआई को पता लगता है एंड पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर उस चीज को डिस्क्लोज करना बहुत जरूरी हो जाता है, तो आरबीआई क्या कर सकता है, उस इन्फॉर्मेशन को पब्लिकली डिस्क्लोज कर सकता है। जो डिस्क्लोजर किया जाएगा वो किसके अंदर करा जाएगा, क्लोज कंसोलिडेटेड फॉर्म में करा जाएगा, और एज द आरबीआई मे थिंक, मतलब जिस तरीके से लगता है कि आरबीआई को ये इन्फॉर्मेशन पब्लिश करनी चाहिए, आरबीआई उस तरीके से इन्फॉर्मेशन पब्लिश कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास प्रोविजंस आती हैं, दैट इज ऑफ द सेक्शन नंबर 29। सेक्शन नंबर 29 बात करता है प्रेपरेशन ऑफ बैलेंस शीट्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन द लास्ट वर्किंग ऑफ द डे ऑफ द ईयर, कि बेसिकली क्या करना पड़ेगा बैंक्स को, जिस दिन उनका साल का लास्ट वर्किंग डे होगा उस दिन उन्हें क्या करनी पड़ेगी, अपनी बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाना पड़ेगा। एंड जो भी इसका फॉर्मेट है, फॉर्मेट कहां दिया गया है, थर्ड शेड्यूल के अंदर फॉर्मेट दिया गया है। ये जो बैलेंस शीट्स हैं एज पर सेक्शन 29 किस किस को बनानी है, for every banking company incorporated in India and in respect of all businesses transacted through its branches in India by a banking company incorporated outside India। Basically Indian banks और foreign banks दोनों को क्या करनी है, अपनी अकाउंट्स, बैलेंस शीट्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। सेक्शन 30 क्या कहता है कि जो आपने सेक्शन 29 के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनाई थी उसको क्या करना पड़ेगा, आपको एक ऑडिटर से ऑडिट करवाना पड़ेगा। ऑडिटर होगा कौन, ऑडिटर वो होगा जो कंपनीज का ऑडिटर बनने के लिए एलिजिबल है, वही सेम पर्सन क्या होगा, बैंकिंग एक्ट के बैंक्स का ऑडिट करने के लिए एलिजिबल होगा। कंपनीज को ऑडिट कौन कर सकता है, सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कर सकते हैं, सीएस कर सकते हैं, तो बैंक्स का ऑडिट भी कौन कर सकता है, सिर्फ सीएस ही कर सकते हैं। उसके बाद पावर आती है टू द आरबीआई, दैट इज सेक्शन 31, कि आपको क्या करना है, आपको अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एंड ऑडिटर रिपोर्ट को प्रेस्क्राइब्ड मैनर के अंदर पब्लिश करना है पब्लिकली, एंड उसकी 3 कॉपीज क्या करनी है, रिजर्व बैंक को सबमिट करानी है। ये आप सबमिट कब तक करवानी है आपको, आरबीआई को, विद इन द 6 मंथ्स। वैसे तो आपको जो बेसिकली टाइम पीरियड दिया जाएगा वो दिया जाएगा 3 महीने, मतलब जिस दिन आपकी साल एंड होता है उसके 3 महीने के अंदर अंदर आपको सबमिट करानी है, बट ये टाइम क्या करा जा सकता है, 6 महीने तक एक्सटेंड करा जा सकता है। उसके अलावा सेक्शन नंबर 35 बात करता है इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स एंड ऑफ अकाउंट्स की। इसमें बेसिकली क्या है, आरबीआई ने शेयर होल्डर्स एंड डिपोजिटर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करा, एक सेफगार्ड बनाया। सेफगार्ड बेसिकली क्या कि आप क्या कर सकते हो, चाहो तो उनकी बुक्स को इंस्पेक्ट कर सकते हो। इंस्पेक्शन से बेसिकली क्या होगा, जब आपकी कोई चेक कर रहा है आपकी चीजें, तो आप क्या करते हो, जब आपको सपोज आप एक काम कर रहे हो, आपको पता है कि ये काम मेरा चेक होने वाला है, तो आप उस काम को क्या करते हो, थोड़ा कोशियस होकर करते हो, मतलब थोड़ा ध्यान से करते हो। तो सेम चीज यहाँ पे लगती है कि अगर उनका लोगों का काम चेक होगा तो जो बैंक के डायरेक्टर्स एंड मैनेजर्स है वो क्या करेंगे, जब भी इंस्टीट्यूशंस के फंड आगे क्या करेंगे, इंप्लॉय करेंगे, मतलब आगे के लोगों को लोन देंगे, तो क्या मेंटेन करेंगे, कॉशियस होंगे, ठीक है, प्रोफेशनल जजमेंट को करेंगे, स्पेक्टिसिज्म मेंटेन करेंगे, एंड उसके बाद क्या करेंगे, लोन्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, उसके बाद सेक्शन क्या करता है, आरबीआई को पावर देता है कि आरबीआई क्या कर सकता है, बैंकिंग कंपनी एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 35A। सेक्शन 35A क्या कहता है, द रिजर्व बैंक में क्वेश्चन और प्रोहिबिट बैंकिंग कंपनी जनरली और एनी बैंकिंग कंपनी इन पर्टिकुलर अगेंस्ट एंटरिंग इनटू सर्टेन टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस, की बेसिकली सेक्शन 35 आरबीआई को एक पावर देता है कि आरबीआई क्या कर सकता है, किसी बैंक को या पूरी की पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री को एक सर्टेन टाइप ऑफ ऑपरेशन करने के लिए रोक सकता है, या उन्हें वॉर्न कर सकता है कि आप ये ऑपरेशन के अंदर इन्वॉल्व ना हो, या उन्हें कह सकता है कि आपको इस ऑपरेशन के अंदर इन्वॉल्व होना ही नहीं है। तो ये पावर सेक्शन 35A क्या देता है, आरबीआई को दे देता है। उसके बाद सेक्शन 35AB की हम बात कर रहे हैं। सेक्शन 35AB क्या कहता है कि अगर किसी बैंक को अपने चेयरमैन या डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट करनी है, रीअपॉइंटमेंट करनी है, उसको रेम्यूनरेशन देनी है, या अपने चेयरमैन को रिमूवल करना है, तो उसके लिए क्या लेनी पड़ेगी, उन्हें आरबीआई से प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी। उसके अलावा अगर उन्हें अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन या जनरल मीटिंग के रेजोल्यूशन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एटसेट्रा के अंदर भी कुछ अमेंडमेंट करनी है, तो उसके लिए भी क्या लेनी पड़ेगी, उन्हें आरबीआई से प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी। बिना आरबीआई के अप्रूवल के आप ये चीजें नहीं कर सकते। उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 36AA एंड सेक्शन नंबर 36AB। ये क्या कहता है कि अगर किसी भी पर्सन जो एक मैनेजरियल पोस्ट पे है, या जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर बैठा है, या मैनेजर्स में, या मैनेजमेंट ऑफिस के अंदर बैठा है, उसके रिमूवल की जो पावर्स हैं वो सेक्शन ये प्रोवाइड करता है। ठीक है,
तो इसके अंदर बेसिकली आरबीआई को ये पावर दी गई है कि आरबीआई अगर चाहे तो मैनेजेरियल पोस्ट या अदर पर्सन फ्रॉम ऑफिस को क्या कर सकता है, रिमूव कर सकता है। ठीक है, इसकी अगर हम एग्जांपल देखना चाहें तो आप ये देखो कि अगर आप एग्जांपल लेना चाहो तो बेस्ट एग्जांपल हमारे पास आती है येस बैंक की। येस बैंक के अंदर जब फ्रॉड डिटेक्ट हुआ था तो आरबीआई ने क्या करा था, जो उनके सिटिंग डायरेक्टर्स थे उनको क्या कहा था कि आप स्टेप डाउन कर जाओ, आप रिमूव हो जाओ, कि उस इन्हीं सेक्शंस का यूज करा गया था उस टाइम बाय द आरबीआई एंड उनको रिमूव करा गया। तो आरबीआई को क्या दी गई है, पावर दी गई है। उसके बाद एक पावर और ये सेक्शंस प्रोवाइड करते हैं कि आरबीआई क्या कर सकती है, एडिशनल डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकती है। बेसिकली जब फ्रॉड हुआ, आरबीआई को लगा कि यार ये जो पुरानी वाली मैनेजमेंट है सही से वर्क नहीं कर रही है, तो हमने उनको रिमूव करा। अब हमें अपने बंदे डालने पड़ेंगे टू वर्क करने के लिए, तो क्या कर सकते हैं, एडिशनल डायरेक्टर्स भी अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सेक्शन नंबर 37 है। सेक्शन नंबर 37 बात करता है बैंक्स के फेवर की। बैंक्स में बेसिकली मोरिटोरियम्स अंडर द ऑर्डर्स ऑफ हाई कोर्ट। इसमें बेसिकली सपोज बैंक के ऊपर कुछ एप्लीकेशंस आई कि उनको ये पूरी करनी है, बट बैंकिंग कंपनी क्या है, अपनी ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के में अभी सफल नहीं हो पा रही है, टेम्परेरली अनएबल है। तो वो क्या कर सकते हैं, हाई कोर्ट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर हमारे ऊपर जो लीगल एक्शंस या प्रोसीडिंग्स है ना उसको कुछ टाइम के लिए रोक दो, क्योंकि हम अभी अपनी ऑब्लिगेशंस पूरी नहीं कर सकते। बट जो टाइम मैक्सिमम के लिए रोका जा सकता है दैट इज 6 मंथ, मतलब आपके ऊपर जो प्रोसीडिंग है वो सिर्फ 6 महीने तक की रोकी जा सकती है। एंड जिस पीरियड के लिए रोकी जाएंगी उसको क्या करा जाएगा, मोरिटोरियम पीरियड बोला जाएगा, कि बेसिकली बैंक को क्या किया गया है, मोरिटोरियम पीरियड प्रोवाइड करा गया है बाय द हाई कोर्ट। ठीक है, अगर बैंक्स को ऐसी रिक्वेस्ट करनी है तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, एक एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी, उसके साथ साथ आरबीआई को एक रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी इसके बारे में कि हम क्या कर रहे हैं, ऐसी परमिशन सीख कर रहे हैं। ठीक है, उस जो रिपोर्ट होगी आरबीआई की उसके अंदर आरबीआई क्या बताएगा कि बैंकिंग कंपनी इज अनएबल टू पे इट्स डेट्स इफ द एप्लीकेशन इज ग्रांटेड। ठीक है, इफ सच रिपोर्ट इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द आरबीआई द बैंकिंग कंपनी कैन नॉट ग्रांट ऑफ द मोरिटोरियम, कि अगर आरबीआई ऐसी रिपोर्ट नहीं देता है तो आपको मोरिटोरियम जो पीरियड है वो प्रोवाइड नहीं करा जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सेक्शन नंबर 38 टू 44 की। 38 टू 44 सेक्शन नंबर बात करते हैं वाइंडिंग ऑफ द कंपनी की, वाइंडिंग ऑफ अ बैंकिंग कंपनी की, बैंकिंग कंपनी बंद किस तरीके से होगी। ठीक है, तो उस केस में आरबीआई क्या कर सकता है, वाइंडिंग ऑफ कंपनी के लिए अप्लाई कर सकता है अगर इफ इट फेल्स टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स अप टू मिनिमम पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व लेड डाउन इन सेक्शन 11। सेक्शन 11 में हमने देखा था कि जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है 100 करोड़ 5 करोड़ एंड 10 मिलियन डॉलर यूएस डॉलर वाली, अगर वो मिनिमम पेड अप कैपिटल की कैटेगरीज को कंडीशंस को पूरा नहीं करता है तो वाइंडिंग ऑफ कैपिटल के लिए, वाइंडिंग ऑफ बैंकिंग कंपनी के लिए क्या कर सकता है, आरबीआई अप्लाई कर सकता है। उसके बाद इट डिसएंटाइटल टू कैरी ऑन द बैंकिंग बिजनेस फॉर वांट ऑफ लाइसेंस अंडर सेक्शन 22 के अंडर उन्हें क्या नहीं किया जाता, लाइसेंस उनका कैंसिल कर दिया जाता है बेसिकली। तो उस केस में भी हम क्या कह सकते हैं कि उस केस में भी क्या कहा जा सकता है कि वाइंडिंग अप हो सकती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं उसके बाद और क्या चीजें हो सकती है जिसके अंदर वाइंडिंग अप हो सकती है। इट हैज बीन प्रोहिबिटेड फ्रॉम रिसीविंग फ्रेश डिपॉजिट्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द रिजर्व बैंक, की एक बैंक का बेसिकली काम क्या है, डिपॉजिट्स उठाना एंड उससे लोन प्रोवाइड करना। बट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी बैंक को प्रोहिबिट ही कर दिया कि आप डिपॉजिट्स ही नहीं उठा सकते, तो वो बेसिकली क्या है, बैंक अपना काम ही नहीं कर पा रहा, तो उस केस में भी क्या करा जा सकता है, उसकी वाइंडिंग अप के लिए आरबीआई अप्लाई कर सकती है। ठीक है, उसके अलावा हमने अभी इसी चैप्टर में हम काफी एक्ट्स पढ़ रहे हैं, उन एक्ट्स में से या कोई और एक्ट्स में से भी क्या है, बैंक नहीं कर पा रहा उनका कंप्लायंस, तो उस केस में भी क्या करा जा सकता है, बैंक की वाइंडिंग अप के लिए अप्लाई करा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद द रिजर्व बैंक थिंक्स दैट अ कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट सैंक्शन बाय द कोर्ट कैन नॉट बी वर्क सेटिस्फैक्टरी, कि अगर ये बैंक कोर्ट के पास जाता है, उनको कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट भी प्रोवाइड करा जाता है, फिर भी बैंक वर्क नहीं कर सकता, तो भी वाइंडिंग अप के लिए प्रोसीडिंग चलाई जा सकती है। ठीक है, उसके बाद द रिजर्व बैंक थिंक्स द अकॉर्डिंग टू द रिटर्न्स फर्निश्ड बाय द कंपनी इट इज अनेबल टू पे इट्स डेट्स और कंटिन्यूअस इट्स प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स, बेसिकली कि अगर जो रिटर्न्स बैंक के पास आई, बैंक क्या कर रहा है, आरबीआई को रिटर्न्स फाइल कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आरबीआई को लग रहा है कि बैंक अपना वर्क प्रॉपर नहीं कर सकता, अपने लोन्स को पे नहीं कर सकता एंड डिपॉजिटर के इंटरेस्ट में यही रहेगा कि इस कंपनी को बंद कर दिया जाए, उस केस में भी क्या करा जा सकता है, वाइंडिंग अप करी जा सकती है। ठीक है, उसके बाद बैंकिंग कंपनी कैन नॉट बी वॉलंटरली वाउंड अप अनलेस द रिजर्व बैंक सर्टिफाइज दैट इट इज एबल टू पे इट्स डेट इन फुल। ठीक है, कि एक बैंकिंग कंपनीज को आप अपनी मर्जी से वाउंड अप नहीं कर सकते, अपनी मर्जी से बंद नहीं कर सकते, बट अगर आरबीआई आपको सर्टिफिकेट दे देती है कंपनी अपने का पूरा डेट पे कर सकती है, उस केस में कंपनी वॉलंटरली बंद हो सकती है, बैंकिंग कंपनी। उसके अलावा बाकी केसेस के अंदर बैंकिंग कंपनी को वॉलंटरली बंद नहीं करा जा सकता। तो ये प्रोविजंस हमें बताती हैं फ्रॉम सेक्शन नंबर 38 टू सेक्शन नंबर 34। नेक्स्ट जो प्रोविजंस है दैट आर रिगार्डिंग द अमलगमेशन ऑफ द बैंकिंग ऑफ कंपनीज एंड वो डील कौन सा सेक्शन करता है, सेक्शन नंबर 44A। अमलगमेशन बेसिकली क्या होता है, जब दो बैंक्स आपस में मर्ज होते हैं, एक होता है एक्वायरिंग बैंक
ठीक है, वो क्या करता है, दूसरे बैंक को क्या कर लेता है, एक्वायर कर लेता है, जिसको एक्वायरी बैंक बोलते हैं, कि उसको एक्वायर कर लिया गया। उसके प्रोसीजर्स किस तरीके से दिए गए हैं या उसके ऊपर क्या गाइडलाइंस हमको फॉलो करनी है, वो सेक्शन 44 है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट डील करता है। तो सबसे पहले तो प्रोसीजर ऑफ अमलगमेशन तभी अप्रूव करा जाएगा जब जो शेयर होल्डर्स हैं एटलीस्ट 2/3 शेयर होल्डर्स क्या करें, अपने वोटिंग राइट से इस एजेंडा को पास करें। कि सपोज अगर आपके 90 शेयर होल्डर्स हैं तो एटलीस्ट 60 शेयर होल्डर्स के आपके पास वोट होनी चाहिए, तभी अमलगमेशन का जो प्रोसीजर है वो चलाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो शेयर होल्डर्स अनविलिंग रह गए, मतलब ऐसे शेयर होल्डर जिन्होंने अपनी वोटिंग नो के अंदर दी थी, उनको क्या कर दी जाएगी, उनको इस स्कीम से निकलने से पहले उनको अपने शेयर होल्डर्स की वैल्यू, अपने शेयर्स की वैल्यू लेने का हक दिया जाएगा। कि आप क्या कर सकते हो, अगर आप अमलगमेशन से खुश नहीं हो तो आप अपने शेयर्स की वैल्यू उठा के जा सकते हो, आपको उस चीज का क्या है, राइट है। ठीक है, उसके बाद आरबीआई स्कीम ऑफ अमलगमेशन को तभी सैंक्शन करेगा जब क्या होगा, शेयर होल्डर की अप्रूवल आएगी, उसके बिना ये नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद जो भी एक्वायरिंग बैंक है जिसको एक्वायर करा जा रहा है, उसकी जो टोटल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज होंगी वो क्या कर दी जाएंगी, सॉरी, जो एक्वायरी बैंक है उसकी टोटल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज क्या कर दी जाएंगी, एक्वायरिंग बैंक को ट्रांसफर कर दी जाएंगी। एंड जिस बैंक को एक्वायर करा गया है, एक्वायरी बैंक को, उसको क्या कर दिया जाएगा, डिसोल्व कर दिया जाएगा, कि वो बैंक अब क्या हो चुका है, बंद हो चुका है। उसके बाद प्रोहिबिशन ऑफ ट्रेडिंग। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रेडिंग में बेसिकली क्या है, कोई भी बैंकिंग कंपनी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गुड्स को सेल करने में, बाय करने में या बार्टर करने के अंदर इन्वॉल्व नहीं होगी, अनलेस वो आपको सेल या बाय किस लिए करना पड़ रहा है, क्योंकि आपके पास कोई बिल ऑफ एक्सचेंज आया था, उसके अगेंस्ट जो सिक्योरिटी थी वो ऑब्वियसली गुड्स थी। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज का पैसा आया नहीं तो आपने रिकवर कहां से करना है, सिक्योरिटी में करना है। तो उस केस में अगर आपको बाय सेल बार्टर या कोई भी ट्रेड करना पड़ रहा है तो आपको अलाउड है। इस सिचुएशन के अलावा कोई सिचुएशन है, उस केस में बैंक्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या नहीं कर सकते, बाइंग सेलिंग ट्रेडिंग बार्टरिंग कुछ नहीं कर सकते। तो यहां पे हमारी जो रेगुलेशंस ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट वो खत्म होती है। एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट क्या क्या डील करता है। सबसे पहले बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, सबसे पहले सेक्शन 11 12 बात करते हैं मिनिमम पेड अप कैपिटल की। सेक्शन 11 क्या आता है, 100 करोड़ फॉर बैंकिंग कंपनी। आरबीआई की गाइडलाइंस है, सेक्शन क्या कहता है, 5 लाख। आरबीआई बोलता है 100 करोड़ होनी चाहिए। फॉरेन कंपनी को 10 मिलियन यूएस डॉलर लेके आने पड़ेंगे। लोकल एरिया बैंक क्या कर सकते हैं, 5 करोड़ के अंदर बैंक शुरू कर सकते हैं। सेक्शन 12 क्या कहता है कि आपकी सब्सक्राइब कैपिटल आपके ऑथराइज कैपिटल के 1/2 से ज्यादा होनी चाहिए। आपकी जो पेड अप कैपिटल है वो सब्सक्राइब कैपिटल से 1/2 से ज्यादा होनी चाहिए। इन केस अगर आपकी कैपिटल इंक्रीज होती है तो आपको प्रोपोर्शन मेंटेन करने के लिए आपको टाइम दिया जाएगा, बट जो मैक्सिमम टाइम है वो कितना प्रोवाइड करा जा सकता है, सिर्फ 2 ईयर्स का प्रोवाइड करा जा सकता है। नेक्स्ट आता है सेक्शन 14। सेक्शन 14 कहता है कि जितनी आपकी अनपेड कैपिटल बैंक की उसके ऊपर आप चार्ज क्रिएट नहीं कर सकते। इन केस करते हो तो उसको क्या माना जाएगा, इनवैलिड माना जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 15 है। सेक्शन नंबर 15 कहता है कि अगर आपको डिविडेंड पे करना है तो आपके जो कैपिटलाइज एक्सपेंसेस है आपको क्या करना पड़ेगा, उसको पहले राइट ऑफ करना पड़ेगा। जब तक आप उनको राइट ऑफ नहीं करते तो आप डिविडेंड पे नहीं कर सकते, बट इसकी कुछ एक्सेप्शंस थी, वो हमने उसको डिस्कस करा था। उसके बाद सेक्शन नंबर 17 आता है। सेक्शन नंबर 17 क्या कहता है कि जब तक एक रिजर्व का पैसा प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा मिला के आपकी पेड अप कैपिटल से ज्यादा या उसके इक्वल नहीं हो जाता, तब तक आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने प्रॉफिट का 20% उस रिजर्व के अंदर ट्रांसफर करते रहना पड़ेगा। उसके बाद जो नॉन शेड्यूल बैंक होंगे उन्हें क्या करना है, कैश रिजर्व मेंटेन करना है। कैश रिजर्व इक्वल टू द 4% ऑफ द टोटल टाइम एंड डिमांड लायबिलिटीज। वो अपने पास भी कर सकते हैं, रिजर्व बैंक के पास भी कर सकते हैं, एसबीआई के पास भी कर सकते हैं, नोटिफाइड बैंक के अंदर भी कर सकते हैं, और दोनों का कॉम्बिनेशन भी ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद सेक्शन नंबर 19 बात करता है। सेक्शन नंबर 19 बात करता है कि कोई भी कंपनी को अगर कोई सब्सिडरी बनानी है या किसी ऐसी कंपनी के अंदर शेयर ओन करने हैं तो उसके लिए क्या करनी पड़ेगी, एक तो आरबीआई से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, एंड जो पर्पस दिए गए हैं सिर्फ उनके लिए ही वो चीज अलाउड होगी। उसके बाद बात करते हैं हम सेक्शन 20 एंड 21 की। सेक्शन 22 रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं लोन एडवांसेस। पहली रिस्ट्रिक्शन तो ये लगाता है कि आप अपने डायरेक्टर्स को या ऐसी कोई फर्म जिसके अंदर डायरेक्टर इंटरेस्टेड है या कोई ऐसा बंदा जिसके लिए डायरेक्टर ने क्या करी, गारंटी दी है, उनको लोन प्रोवाइड नहीं करोगे। सेकंड, बैंकिंग कंपनीज अपने ही शेयर्स के अगेंस्ट क्या नहीं कर सकती, लोन प्रोवाइड नहीं कर सकती। सेक्शन 21 क्या कहता है, वो आरबीआई को पावर देता है कि आरबीआई क्या कर सकता है, लोन एडवांसेस के केस में इंटरेस्ट की रिगार्डिंग क्या कर सकता है, प्रोविजंस बना सकता है। आरबीआई डायरेक्शन दे सकता है कि किस किस चीज के लिए इंटरेस्ट लोन दिया जा सकता है, मार्जिन कितने होंगे, इंटरेस्ट रेट क्या चार्ज करा जाएगा, और मैक्सिमम अमाउंट आप कितना लोन की तरह प्रोवाइड कर सकते हो। उसके बाद सेक्शन नंबर 23 बात करता है कि अगर बैंक को क्या करना है, अपना न्यू बिजनेस खोलना है, न्यू प्लेस ऑफ बिजनेस खोलना है या प्लेस ऑफ बिजनेस को चेंज करना है, तो आरबीआई से क्या लेनी पड़ेगी, अप्रूवल आपको लेनी पड़ेगी। उसके बाद हम सेक्शन 24 देखते हैं। सेक्शन 24 क्या कहता है, बैंक्स को अपनी टोटल टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटीज का 25% एटलीस्ट अपने पास क्या रखना पड़ेगा, लिक्विड एसेट्स की फॉर्म के अंदर रखना पड़ेगा। 25% से ज्यादा हो सकता है, 25% से कम नहीं होगा। उसके बाद सेक्शन 25 बात करता है कि बैंक को
क्लोज ऑफ बिजनेस ऑफ द लास्ट फ्राइडे ऑफ एवरी क्वार्टर वाले दिन अपनी टोटल एसेट्स, टोटल डिमांड एंड टाइम लिबिलिटीज का 75% क्या रखना पड़ेगा, इंडिया के अंदर रखना पड़ेगा। उसके बाद सेक्शन 26 बात करता है कि बैंक्स को क्या करना पड़ेगा, जो उनके पास इन अनऑपरेटेड अकाउंट है, जो 10 साल से ऑपरेशन के अंदर नहीं है, उनकी एक रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी टू द आरबीआई। फाइल कब तक करनी, जिस दिन जब आपका कैलेंडर ईयर एंड होगा, कैलेंडर ईयर एंड होने के 30 डेज के अंदर अंदर आपको ये फाइल कर देनी है। फिक्स डिपॉजिट के केस में जो 10 ईयर्स पीरियड है वो मैच्योरिटी पीरियड के एक्सपायरी के बाद गिना जाएगा। आरआरबीज ने जो रिपोर्ट है वो किसको देनी है, नाबार्ड को सबमिट करनी है। उसके बाद सेक्शन 27 क्या कहता है, बैंकिंग कंपनीज को हर महीने के लास्ट फ्राइडे वाले दिन अपनी एसेट एंड लायबिलिटीज की रिटर्न फॉर्म 13 के अंदर आरबीआई को सबमिट करानी है। आरबीआई चाहे तो ये रिपोर्ट पहले भी मंगा सकता है। उसके अलावा अगर आरबीआई को लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन मुझे जरूरी चाहिए ताकि एक्ट की जो कोई वियोलेशन हो उसको चेक करा जा सके, इन्वेस्टिगेट करा जा सके, तो इन्फॉर्मेशन मंगाई जा सकती है। उसके साथ साथ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट इन बैंकिंग कंपनीज, क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांसेस एंड एडवांसेस गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड एग्रीकल्चर, उस वैसी इंफॉर्मेशन क्या कर सकता है आरबीआई, हाफ ईयर के बेसिस के ऊपर भी मंगा सकता है। उसके बाद सेक्शन 28 क्या करता है, आरबीआई को पावर देता है कि आरबीआई ने इस एक्ट के अंदर जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी है, आरबीआई चाहे तो वो क्या कर सकता है, पूरी इन्फॉर्मेशन को पब्लिश कर सकता है इन द पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है, इन एनी मैनर इट में डीम फिट। सेक्शन 29 क्या कहता है कि कोई भी बैंक इंडिया के अंदर ऑपरेट कर रहा है, चाहे वो बैंक इनकॉर्पोरेटेड इंडिया है या चाहे वो फॉरेन बैंक है, उसको क्या करनी पड़ेगी, एज पर शेड्यूल 3 बैलेंस शीट्स एंड अपनी प्रॉफिट एंड लॉस बनाने पड़ेंगे। सेक्शन 30 कहता है कि जो अपने सेक्शन 29 के अंदर बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाया है उसको ऑडिट कराना पड़ेगा। ऑडिट कौन कर सकता है, जो कंपनीज को ऑडिट करने के लिए एलिजिबल है। कंपनीज को ऑडिट कौन कर सकता है, सिर्फ सीएस कर सकते हैं। तो सिमिलरली बैंक्स को भी ऑडिट कौन कर सकता है, सिर्फ सीएस, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही कर सकते हैं। उसके बाद सबमिशन ऑफ रिटर्न्स टू आरबीआई, कि बैंक्स को क्या करना है, एक तो अपनी जो प्रॉफिट एंड लॉस है या बैलेंस शीट है उसको पब्लिश करना है, उसके साथ साथ उसकी 3 कॉपी बना के रिजर्व बैंक को सबमिट करनी है। विद पहले उनको टाइम दिया जाएगा 3 महीने का, 3 महीने का टाइम एक्सटेंड करके 6 महीने करा जा सकता है। उसके बाद आरबीआई को एक पावर और देता है, सेक्शन नंबर 35। सेक्शन नंबर 35 क्या कहता है कि आरबीआई चाहे तो बैंकिंग कंपनी या उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है। इट एक्ट्स एज अ सेफगार्ड फॉर द शेयर होल्डर्स एंड डिपॉजिटर्स ऑफ द बैंक, क्योंकि अगर उनका इंस्पेक्शन हो सकता है तो जो डायरेक्टर्स या मैनेजर्स होंगे वो क्या करेंगे, कोशिश होकर अपना वर्क करेंगे। उसके बाद सेक्शन 35A क्या कहता है कि सेक्शन 35A बैंक आरबीआई को पावर देता है कि आरबीआई क्या कर सकता है, पूरी की पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री को या स्पेसिफिकली बैंकिंग कंपनी को ये बोल सकता है कि आपने ये स्पेसिफिक ऑपरेशन नहीं करने हैं, या आप ये नहीं, उनको एडवाइस दे सकता है या उन्हें स्पेशली मना ही कर सकता है वो काम करने से। उसके बाद 35AB क्या कहता है कि अगर किसी बैंक को अपने डायरेक्टर की क्या करनी है, अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट या उसकी रेम्युनरेशन फिक्स करनी है, या अपने चेयरमैन का रिमूवल करना है, तो क्या करना पड़ेगा, आरबीआई से आपको प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी। उसके बाद अगर आपको मेमोरेंडम में, आर्टिकल्स में या जनरल मीटिंग्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रेजोल्यूशंस के अंदर कोई अमेंडमेंट करनी है तो उसके लिए भी आपको आरबीआई से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। 36AA सेक्शन बात करता है कि आरबीआई के पास पावर है, आरबीआई चाहे तो मैनेजरियल पोस्ट के बंदे या किसी और पर्सन को ऑफिस से रिमूव कर सकता है। सेक्शन 36A भी पावर देता है कि आरबीआई क्या कर सकता है, एडिशनल डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकता है। उसके बाद सेक्शन 37 के अंदर बैंक चाहे तो मोरेटोरियम पीरियड ले सकते हैं फ्रॉम द हाई कोर्ट इफ दे आर अनेबल टू मीट द ऑब्लिगेशंस। उसके लिए उन्हें क्या लेनी पड़ेगी, आरबीआई से रिपोर्ट लेनी पड़ेगी। अगर आरबीआई उन्हें रिपोर्ट देने से मना कर देता है तो उनको मोरेटोरियम पीरियड ग्रांट नहीं करा जाएगा। उसके बाद सेक्शन 38 टू सेक्शन 34 बात करते हैं वाइंडिंग ऑफ द बैंकिंग कंपनी, कि आरबीआई किन सिचुएशन के अंदर बैंकिंग कंपनी को वाइंड अप करने की जो प्रोसीजर है वो चला सकते हैं, उनको अप्लाई कर सकता है। तो सबसे पहले तो जब उन्होंने अपनी मिनिमम पेड अप कैपिटल और रिजर्व वाली कंडीशंस को पूरा नहीं करा, कंप्लाई करने में फेल हो गया है, उनके लाइसेंस को रद्द करा जा सकता है, करा गया है तो उस केस में कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बैंक्स को बोला है कि आप फ्रेश डिपॉजिट ही नहीं उठा सकते, उस केस के अंदर, या किसी और एक्ट की वोलेशन करिए, आरबीआई ने उनको बताया भी था कि सर आप वोलेशन करो, बट उन्होंने फिर भी उसको रिजॉल्व नहीं करा, तो उस केस में भी वाइंडिंग अप की प्रोविजन चलाई जा सकती हैं। उसके अलावा अगर बैंक आरबीआई को लगता है कि अगर ये मुद्दा कोर्ट में जाता है एंड कोर्ट में जाने के बाद भी अगर कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट होता है तो भी ये बैंक सेटिस्फैक्टरी वर्क नहीं कर सकता, उस केस में भी वाइंडिंग अप की प्रोसीजर चलाए जा सकते हैं। उसके बाद अगर आरबीआई को लगता है कि जो बैंक्स ने रिटर्न फाइल करे हैं उसके अकॉर्डिंग बैंक्स अपने डेट्स पे नहीं कर सकते एंड इट विल बी प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर्स, मतलब डिपॉजिटर्स के हक में यही चीज होगी कि इस बैंक को बंद कर दिया जाए, तो वाउंडिंग अप की प्रोसीजर चलाई जा सकती हैं। उसके बाद बैंक्स को वॉलंटरी बेसिस, मतलब बैंक्स खुद को बंद नहीं करवा सकते अनलेस उन्हें आरबीआई से सर्टिफिकेट मिल जाए कि बैंक क्या है अपने डेट्स को पूरी तरह पे कर सकता है।
अगर वो मिल जाता है तो क्या कर सकते हैं, बैंक वॉलंटरली वाउंड अप कर सकते हैं, नहीं तो वो चीज अलाउड नहीं होगी। नेक्स्ट सेक्शन 44 है, वो बात करता है अमलगमेशन ऑफ बैंक की, मतलब जब एक बैंक दूसरे बैंक को क्या करता है, एक्वायर करता है। तो ये प्रोसीजर तभी चलाए जाएंगे जब शेयर होल्डर्स एटलीस्ट 2/3 ऑफ शेयर होल्डर्स क्या कर देंगे, इस एजेंडा को पास कर देंगे। अगर एजेंडा पास नहीं होता है तो आरबीआई स्कीम ऑफ अमलगमेशन को सैंक्शन नहीं करेगा। एंड जो ऐसे बंदे जिन्होंने वोटिंग के अंदर अप्रूव नहीं करा था, उन्हें राइट दिया जाएगा कि क्या कर सकते हैं, अपनी शेयर की वैल्यू लेके वो बाहर हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर ये एजेंडा पास हो जाता है, आरबीआई भी सैंक्शन कर देती है, तो क्या होगा, जो भी एक्वायरिंग बैंक होगा वो क्या करेगा, जिस बैंक को वो एक्वायर करे उसकी टोटल एंड एसेट्स एंड लायबिलिटीज को एक्वायर कर लेगा, एंड जिस बैंक को एक्वायर करा गया उसको क्या कर दिया जाएगा, डिसॉल्व कर दिया जाएगा। उसके बाद एक प्रोविजन है कि बैंक्स को ट्रेडिंग के अंदर पार्ट नहीं लेना है, वो गुड्स की बाइंग सेलिंग या सर्विसेज की बाइंग सेलिंग के अंदर इन्वॉल्व नहीं होंगे, अनलेस वो किसके कारण कर रहे हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज के कारण कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की वो प्रोविजंस है वो खत्म होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो एक्ट आता है दैट इज फैमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। सो ये जो एक्ट है इसका बेसिकली पर्पस क्या था कि जो फॉरेन एक्सचेंज के रिगार्डिंग इंडिया के अंदर लॉ चल रहे थे उसको कंसोलिडेट करना एंड उसके अंदर चेंजेस करना। ठीक है, ताकि क्या करा जा सके, एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट्स को प्रमोट करा जा सके एंड ओवरऑल फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को इंडिया के अंदर डेवलप करा जा सके। फैमा पास हुआ था इन द विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट इन 1999। इससे पहले जो एक्ट चलता था उसका नाम था फैरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। जो फैमा का बेसिकली पर्पस क्या था कि फॉरेन एक्सचेंज को क्या बनाए, फॉरेन एक्सचेंज के ऑफेंसेस को सिविल ऑफेंसेस के बीच सिविल ऑफेंसेस बना दिया जाए। ठीक है, फैरा बेसिकली क्या था, हाँ, इंडिया लिबरलाइजेशन पॉलिसीज लेके आई थी 1991 में, एलपीक्यू पॉलिसीज, उस केस में एलपीजी पॉलिसीज। उसके साथ क्या था, जो फैरा एक्ट था वो पुराना था, तो वो उन लिबरलाइजेशन पॉलिसीज के साथ प्रॉपरली एक्ट नहीं कर पा रहा था, तो इसलिए गवर्नमेंट को क्या जरूरत पड़ी, नया एक्ट लाने की जरूरत पड़ी, फैमा एक्ट, ताकि जो फॉरेन एक्सचेंज की प्रोविजन है वो प्रो लिबरलाइजेशन पॉलिसीज के साथ क्या कर सके, अलाइन कर सके। ठीक है, फैमा ने बेसिकली क्या किया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट की रिजाइम को चेंज करा एंड डब्ल्यूटीओ की जो फ्रेमवर्क या रिजाइम था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो रिजाइम था, उसको क्या करा, दोनों को आपस में अलाइन कर दिया। ठीक है, उसके बाद बेसिकली जो फॉरेक्स मार्केट है वो क्या है, उसके अंदर फॉरेन करेंसी अदर डाटा इंस्ट्रूमेंट्स की बाइंग एंड सेलिंग होती है। करता कौन कौन है, बिजनेसेस कर सकते हैं, इंडिविजुअल्स कर सकते हैं, गवर्नमेंट कर सकती है। जो फॉरेक्स मार्केट है वो क्या है, हाईली कॉम्पिटिटिव है, बहुत बड़ा है, लिक्विड, मतलब काफी पैसा इसके अंदर इन्वॉल्व होता है, ग्लोबली और इंडिया दोनों के अंदर ही। तो फॉरेक्स मार्केट को कंट्रोल करना क्या हो जाता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके साथ साथ क्या है, फॉरेन मार्केट के अंदर कॉन्स्टेंट चेंजेस आते हैं, कॉन्स्टेंट इनोवेशन होती रहती है, जिससे बेनिफिट्स भी होते हैं, बट क्या है, कंट्रीज के ऊपर रिस्क भी आता है। चेंजेस आते हैं क्यों है, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट के अंदर पूरा का पूरा बॉडी इन्वॉल्व है कि, तो अगर एक कंट्री के अंदर कुछ होता है तो पूरे के पूरे मार्केट पे इफेक्ट आता है, इसलिए क्या है, काफी ज्यादा वो वोलेटिलिटी का हमें सामना करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद इस चीज को कम कैसे करा जा सकता था, रिस्क को इफेक्टिव मैनेजमेंट का पर्पस क्या था, ताकि रिस्क को क्या करा जा सके, मिटिगेट एंड अवॉइड करा जा सके। इस चीज के लिए सेंट्रल बैंक्स क्या है की रोल प्ले करते हैं। किस तरीके से प्ले करते हैं कि वो जो ट्रांजेक्शन है वो क्या क्या हो सकती हैं, उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है, जिससे ओवरऑल क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट डेवलप होता है। ठीक है, चाहे हम फैरा देख रहे थे या चाहे फैमा के प्रोविजंस देख रहे हैं, अल्टीमेट गोल क्या था, फॉरेन एक्सचेंज को क्या करना है, मैनेज करना है। रीजन बीइंग, अगर आपके फॉरेन एक्सचेंज मैनेज होगा तो आपके फॉरेक्स रिजर्व मैनेज होंगे। तो अगर किसी कंट्री के फॉरेक्स रिजर्व एडिक्वेट हैं तो वो क्या कर सकते हैं, अपने आप को इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन से एक्सपोर्ट प्रमोशन स्ट्रेटेजीज के ऊपर लेके जा सकते हैं। ठीक है, पहले इंडिया के अंदर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन चलता था कि हम इंपोर्ट ना करके इंडिया के अंदर ही चीजें बनाएंगे, बट उसको हमने मूव करा था तो एक्सपोर्ट प्रमोशन, या एक्सपोर्ट करो ज्यादा से ज्यादा, तो उसके लिए हमें फैमा ने काफी ज्यादा हेल्प करी थी। उसके बाद हम देख रहे हैं हमारे पास जो एक्ट है फैमा, उसके कुछ मेन फीचर्स क्या हैं। मेन फीचर्स में सबसे पहले क्या है, एक्टिविटीज लाइक पेमेंट्स, चाहे इंडिया वाला बंदा बाहर को कर रहा हो या वो वाले बंदे हमें कर रहे हो, वो क्या है, रिस्ट्रिक्टेड बेसिस पे है, मतलब प्रोहिबिटेड नहीं है, बंद नहीं है, बट रिस्ट्रिक्टेड है कि कुछ लोग ही कर सकते हैं, स्पेसिफिक प्रोविजंस पे ही कर सकते हैं। ठीक है, ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को किसने दी, फैमा एक्ट ने। बेसिकली फैमा एक्ट ने क्या करा, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी कि आप इन ट्रांजेक्शन के ऊपर क्या लग सकते हो, रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन लगाई किस पे गई हैं, जो लोग इंडिया के अंदर रह रहे हैं, जो फॉरेन एक्सचेंज के अंदर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, फॉरेन सिक्योरिटीज के अंदर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, या इमूवेबल प्रॉपर्टी अब्रॉड के अंदर होल्ड कर रहे हैं, उनके ऊपर क्या लगा दी गई, कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई हैं। ठीक है, उसमें रिस्ट्रिक्शंस में क्या है कि अगर आपके पास फैमा की जनरल या स्पेसिफिक परमिशन नहीं है तो आप क्या नहीं कर सकते, ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। एंड इन केस आपके पास ट्रांजेक्शन परमिशन है तो जो ट्रांजेक्शन है वो सिर्फ किसके थ्रू रूट करी जाएगी, ऑथराइज्ड पर्संस के थ्रू रूट करी जाएगी। ठीक है, उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज अंडर द करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट, दोनों के ऊपर क्या है, रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, उसके बाद उसमें बेसिकली क्या है, जो तो करंट अकाउंट की रिस्ट्रिक्शंस है वो कौन लगाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। एंड जो रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द कैपिटल अकाउंट है उसको रिस्ट्रिक्शंस, उस पर रिस्ट्रिक्शन कौन लगाता है, आरबीआई लगाता है।
करंट अकाउंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाती है सेंट्रल गवर्नमेंट, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन पे लगाती है आरबीआई। ठीक है, उसके बाद ऐसे लोग जो इंडिया के अंदर हैं वो फॉरेन के अंदर ट्रांजेक्शन कर सकते हैं अगर उन्हें जो करेंसी या सिक्योरिटी या जो प्रॉपर्टी वो ओन कर रहे हैं, या तो उन्हें जब उन्होंने तब अक्वायर करी जब वो इंडिया से बाहर थे, या उन्हें इनहेरिट हुई है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, विल के अंदर मिली है, तो वो क्या कर सकते हैं और फॉरेन एक्सचेंज के अंदर ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं। उसके बाद अगर एक्सपोर्टर्स को ट्रांजेक्शंस करनी है तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, अपनी एक्सपोर्ट डिटेल्स आरबीआई को सबमिट करवानी पड़ेगी, एंड आरबीआई क्या करेगा, डॉक्यूमेंट्स या ट्रांजेक्शन को प्रॉपर्ली चेक करेगा, एंड अगर सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती हैं उसके बाद ही आप क्या कर सकते हो, फॉरेन एक्सचेंज के अंदर ट्रांजेक्शंस कर सकते हो। सो ये बात हुई हमारी फैमा की। इतना जनरल बातें, कोई स्पेसिफिक हमने इसके अंदर प्रोविजन नहीं देखी है। रिगार्डिंग फैमा हमारे पास काफी सारी रेगुलेशन जो टाइम टू टाइम के क्या हुई है, इशू हुई है, उसके आपको इस चैप्टर के अंदर एक लिस्ट प्रोवाइड करी गई कि किस किस के ऊपर जो है फैमा बात करता है। ठीक है, आप इस लिस्ट को गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है, यहां पे हमारे फैमा की प्रोविजंस खत्म होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है पीएमएल एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। प्रिवेंशन ऑफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में बेसिकली हमने मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए क्या बनाया है, एक एक्ट बनाया है जिसका नाम रखा गया प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं पीएमएलए। ठीक है, पीएमएलए के अंदर बेसिकली क्या करा गया, हमने जब हम बात कर रहे थे फॉरेन एक्सचेंज वाले चैप्टर में, हमने देखा था एफआईयू इंडिया, फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ऑफ इंडिया बनाई गई थी अंडर द जो फॉरेन कमेटीज बनी थी, ताकि क्या करा जा सके, मनी लॉन्ड्रिंग या टेररिस्ट फाइनेंसिंग को रोका जा सके। तो इंडिया की जो फाइनेंसिंग यूनिट है उसका नाम है एफआईयू इंडिया, फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ऑफ इंडिया। फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ऑफ इंडिया एक क्या है, इंडिपेंडेंट बॉडी है जो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल को डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं। इकोनॉमिक काउंसिल का हेड कौन है, बेसिकली फाइनेंस मिनिस्टर। तो एफआईयू इंडिया क्या कर रही है, अल्टीमेटली फाइनेंस मिनिस्टर को अपनी सारी डायरेक्टली रिपोर्ट कर रही है। ठीक है, एफआईयू इंडिया का बेसिकली काम क्या है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रिसीव करना जो कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ से रिलेटेड है। उसके बाद इंफॉर्मेशन जो उन्हें कलेक्ट करी है उनको क्या करना, एनालाइज एंड प्रोसेस करना। उसके बाद जो उन्होंने इंफॉर्मेशन असेस करी है, एनालाइज करी है, उसको क्या करना, नेशनल एंड इंटरनेशनल अथॉरिटीज को बांट देना, डिसैमिनेट करना, ताकि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एफर्ट्स को क्या करा जा सके, स्ट्रॉन्ग करा जा सके, उनको सपोर्ट करा जा सके। ठीक है, उसके साथ साथ थ्रू द अथॉरिटी टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग इज एफआईयू इंडिया। रिजर्व बैंक एंड सेबी ने क्या करा है, ऑल्सो स्टेप्स लिए हैं ताकि मनी लॉन्ड्रिंग को क्या करा जा सके, रोका जा सके। आरबीआई ने क्या करा है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग गाइडलाइंस फॉर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को बनाया है ताकि क्या करा जा सके, मनी लॉन्ड्रिंग को कम करा जा सके। उसके साथ साथ आरबीआई ने क्या करा, जो सेबी है, सेबी ने भी केवाईसी नॉर्म्स बनाए हैं फॉर द फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज इन द सिक्योरिटी मार्केट ताकि मनी लॉन्ड्रिंग को कम करा जा सके। ठीक है, तो जो पीएमएलए एक्ट है इंडिया के अंदर वो क्या कर रहा है, एक कोर प्रोवाइड करता है फॉर द लीगल फ्रेमवर्क कि किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जाएगा। पीएमएल एक्ट ने बेसिकली क्या करा, जो एफआईयू इंडिया का डायरेक्टर था उसको परमिशन दी कि वो क्या कर सकते हैं, ऐसी बैंकिंग कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या इंटरमीडिएटरी जो ऑब्लिगेशंस का, जो मनी लॉन्ड्रिंग के ऑब्लिगेशंस का या रिकॉर्ड्स मेंटेनेंस का, फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन का, वेरीफाइंग ऑफ आइडेंटिटी एक्सेट्रा का ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं करते, उन पे क्या लगा सकता है, फाइन लगा सकता है। जो ये फाइन लगाया जाएगा, फाइन की अमाउंट कितनी हो सकती है, 10,000 रुपीज to 1 लाख रुपीज फॉर ईच फेलियर हो सकती है। ठीक है, जो हमने ऊपर देखा ऑब्लिगेशंस क्या होगी, ऑब्लिगेशंस हमने देखा था रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं। तो रिकॉर्ड किन किन चीजों का मेंटेन करने हैं, बैंक्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, इंटरमीडिएटरीज को, ऑल कैश ट्रांजैक्शन ऑफ द वैल्यूज ऑफ मोर देन 10 lakhs और इट्स इक्विवेलेंट इन फॉरेन करेंसी, कि अगर फॉरेन करेंसी के अंदर 10 लाख या उससे ज्यादा की ट्रांजैक्शंस होंगी तो उसकी क्या करनी है आपको, वो कैश ट्रांजैक्शंस होगी तो क्या करना है, बैंक्स को उसका अपने पास रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना है। ठीक है, उसके बाद ऑल सीरीज ऑफ कैश ट्रांजैक्शंस integrally connected to each other which have been valued below 10 lakh rupees or its equivalent in foreign currency where such series of transactions have taken place within a month। मतलब सपोज एक पर्सन ने क्या करा, उसको पता था कि अगर तो मैंने देखो जी 10 लाख से ऊपर की ट्रांजेक्शंस कर दी तो मेरे ऊपर क्या लग जाएगी, मेरा रिकॉर्ड मेंटेन हो जाएगा। तो उसने क्या करा, 10 लाख की ट्रांजेक्शन इकट्ठी करने की जगह ना सपोज 1 लाख की काफी ज्यादा ट्रांजेक्शन करनी शुरू कर दी। तो अगर कोई पर्सन इस तरह से सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन करके क्या कर रहा है, अपने आप को बचाना चाह रहा है, तो उसका भी क्या करना पड़ेगा, बैंक्स को अपने पास से रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना पड़ेगा। उसके बाद ऑल ट्रांजेक्शन रिसीव्ड बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वैल्यू रुपीज मोर देन 10 lakhs और इट्स इक्विवेलेंट इन फॉरेन करेंसी, कि अगर कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को भी 10 लाख से ज्यादा का कैश रिसीव होता है इन फॉरेन करेंसी तो क्या करना पड़ेगा, सॉरी ऑल ट्रांजेक्शन, मतलब जब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात है तो उसके अंदर कैश ट्रांजेक्शन नहीं है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी तरीके की ट्रांजेक्शन हो 10 लाख रुपए से ज्यादा की फॉरेन करेंसी के अंदर तो उसका रिकॉर्ड बैंक्स को मेंटेन करके रखना है अपने पास। बाकी जो ट्रांजेक्शन हमने देखी थी 10 लाख वाली थी, उनमें क्या था, कैश ट्रांजेक्शन वो होनी चाहिए। उसके बाद ऑल कैश ट्रांजेक्शन वेयर फोर्ज और काउंटरफिट करेंसी नोट्स और बैंक नोट्स हैव बीन यूज्ड, मतलब ऐसी ट्रांजेक्शंस
जिसके अंदर क्या है नकली नोट्स यूज हुए हैं, उसका भी अपने आपको क्या करना है, अपने पास रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना है। उसके अलावा अगर बैंक से कोई ट्रांजेक्शन सस्पिशियस लगती है, चाहे वो कैश के अंदर की गई हो या नहीं की गई हो, उसका भी रिकॉर्ड आपको अपने पास मेंटेन करके रखना है। उसके अलावा ऑल क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर ऑफ द वैल्यू मोर देन 5 लाख रुपीज और इट्स इक्विवेलेंट इन फॉरेन करेंसी वेयर इधर द ओरिजिन और डेस्टिनेशन ऑफ फंड इज इन इंडिया। मतलब चाहे इंडिया से पैसा आए या जाए और वो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन है एंड उसकी वैल्यू 5 लाख रुपीज से उससे ज्यादा, उसका रिकॉर्ड आपको मेंटेन करके रखना है अंडर द पीएमएलए एक्ट। इन केस अगर आप ये मेंटेन नहीं करते तो आपके ऊपर क्या लगाई जा सकती है, पेनल्टी लगाई जा सकती है बाय एफआईयू इंडिया। तो यहाँ पे हमारे पास पीएमएल एक्ट की भी प्रोविजंस खत्म होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है सेबी रेगुलेशन। सेबी रेगुलेशन में सबसे पहली चीज क्या है कि सारी कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है, तो वो क्या करती हैं, आरबीआई सेबी के साथ एक लिस्टिंग एग्रीमेंट करती है एंड उन कंपनीज को क्या करना पड़ता है, लिस्टिंग एग्रीमेंट के जो क्लोजेज है उनको प्रॉपरली फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, जो लिस्टिंग एग्रीमेंट है उसके अंदर कुछ क्लोजेज हैं। क्लोजेज बेसिकली क्या है, हर कंपनी को क्या करना पड़ेगा, प्रॉम्प्ट फैसिलिटीज लाइक ट्रांसफर, कंसोलिडेशन, सब डिवीजन ऑफ सिक्योरिटीज की फैसिलिटीज को प्रोवाइड कराना पड़ेगा। उसके बाद उनको रिकॉर्ड डेट्स एंड बुक क्लोजर का नोटिस देना पड़ेगा। अकाउंट्स को फर्निश करना पड़ेगा क्वार्टरली बेसिस के ऊपर। हर ऐसी न्यूज जो स्टॉक प्राइसेस को इफेक्ट कर सकती है उसको पब्लिश करना पड़ेगा। कॉर्पोरेट गवर्नेंस को उनको क्या करना पड़ेगा, कंप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद जो उनकी एनुअल रिपोर्ट या अकाउंट्स होंगे उनको क्या करना पड़ेगा, अपने शेयर होल्डर्स को उसकी कॉपी प्रोवाइड करानी पड़ेगी। तो जो भी लिस्टिंग एग्रीमेंट्स होंगे सेबी के विद द एवरी कंपनी, तो उसके अंदर ये जो रिक्वायरमेंट्स है वो उसके अंदर लिस्टेड होंगी एंड कंपनीज को क्या करना पड़ेगा, इनको फॉलो भी करना पड़ेगा। सो यहां तक अभी तक हमने अपने 4 एक्ट्स खत्म करे, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, फेमा, पीएमएलए एंड सेबी की कुछ रेगुलेशंस। नेक्स्ट हम इस चैप्टर का लास्ट एक्ट पढ़ रहे हैं, दैट इज एफएटीसी एक्ट। एफएटीसी एक्ट इज बेसिकली फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट। ठीक है, तो फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंट एक्ट है, वो बेसिकली क्या करता है, एक विद होल्डिंग रखनी होती है बैंक्स को फॉर फिक्स्ड और डिटर्मिनेबल एनुअल और पीरियोडिकली पेमेंट, जिसको हम फीड एफडीएपी बोलते हैं। ऐसी पेमेंट जो क्या करी गई हैं, जनवरी 1 2014 के बाद करी गई हैं। ठीक है, तो हम एक एक चीज करके समझते हैं। सबसे पहले तो विद होल्डिंग क्या होता है। विद होल्डिंग मतलब जितनी पेमेंट है उसमें से कुछ अमाउंट क्या करना, विद होल्ड करके रख लेना, मतलब कुछ अमाउंट अपने पास रख लेना। जैसे इंडिया के अंदर कंसेप्ट चलता है टीडीएस का, टैक्स डिडक्टेड इन सोर्स, तो यूएसए के अंदर जो कंसेप्ट चलता है उसको हम बोलते हैं विद होल्डिंग। तो बेसिकली जो एफएटीसी एक्ट है वो क्या है, यूएस बेस्ड एक्ट है। ठीक है, तो ये यूएसए की बात कर रहा है, बेसिकली यूएस में क्या होता है। तो एफएटीसी एक्ट क्या कहता है कि बैंक्स को, या एफआईआईस के एक एग्जांपल हम पढ़ेंगे, एफआईआईस पढ़ेंगे, बेसिकली उनको क्या करना है, हर फिक्स्ड या डिटर्मिनेबल एनुअल और पीरियोडिकली पेमेंट, एफएडीएपी पेमेंट्स, मतलब ऐसी पेमेंट या तो जो एनुअली बेसिस पे हो रही है या पीरियोडिकली बेसिस पे हो रही है, चाहे वो फिक्स्ड है चाहे वो फिक्स्ड नहीं है, अगर वो पेमेंट की जाती है तो उसमें से आपको क्या करना है, कुछ अमाउंट अपने पास विदहोल्ड करके रखना है, कुछ अमाउंट अपने पास काइंड ऑफ टैक्स डिडक्ट करके रखना है। तो ये एक्ट उस चीज की बात करता है। तो उसकी सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं एक्ट की। इसमें बेसिकली क्या था, नॉर्मली क्या होता है, इंडिया या मोस्टली कंट्रीज क्या करती हैं, जो लोग कंट्रीज के रेजिडेंट है ना, सिर्फ उन्हें ही पूरी की पूरी वर्ल्ड वाइड इनकम के ऊपर टैक्स देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एग्जाम्पल कोट करूं, तो सपोज आई एम अ पर्सन एस जी, क्या कर रहा है, उसने इंडिया के अंदर लेट इट भी 10 करोड़ रुपए कमाए हैं। ठीक है, एंड मैंने यूएसए के अंदर क्या है 10 करोड़ कमाए हैं। ठीक है, अगर एस जी क्या है, रेजिडेंट है इंडिया का, तो उसको क्या करना पड़ेगा, 20 करोड़ का ही इंडिया के अंदर टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, बट अगर एस जी क्या है, नॉन रेजिडेंट बन जाता है, तो उसको क्या है, यूएसए वाली इनकम के ऊपर टैक्स नहीं देना है, सिर्फ उसको टैक्स किस पे देना है, जो इनकम क्या करी गई है इंडिया के अंदर ऑन करी गई है। ठीक है, इन इंडिया। सो इंडिया के अंदर या मोस्टली कंट्रीज के अंदर ये सिस्टम वर्क करता है। बट यूएसए के अंदर क्या सिस्टम वर्क करता है कि अगर आप यूएसए के सिर्फ सिटीजन भी हो जाते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा वर्ल्ड वाइड इनकम के ऊपर, चाहे आप रेजिडेंट हो या नहीं हो। इंडिया के अंदर क्या है, रेजिडेंसी टेस्ट होता है कि अगर सपोज जैसे कि बेसिक जो होता है कि मैंने अगर 180 डेज इंडिया के अंदर बिता लिए तो मैं इंडिया का रेजिडेंट हूं और मुझे वर्ल्ड वाइड इनकम के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। इन केस अगर मैंने 180 डेज से कम बिताया तो मैं इंडिया का सिटीजन तो हूं बट मैं इंडिया का रेजिडेंट नहीं हूं, उस केस में मुझे सिर्फ वो इनकम पे टैक्स देना है जो मैंने इंडिया के अंदर कमाई है। तो यूएसए में क्या है, बेसिकली आपको सारी की सारी इनकम पे टैक्स देना है। तो उस केस में क्या हो सकता है, डबल टैक्सेशन हो जाती है। मतलब जैसे इस एग्जांपल में हम लेते हैं कि जो एसजी था वो क्या है, रेजिडेंट इन यूएसए है। ओके, तो उसको क्या करना पड़ेगा, यूएसए के अंदर अपनी इंडिया वाली इनकम के ऊपर भी टैक्स देना है और यूएसए वाली इनकम के ऊपर टैक्स देना है। एंड इंडिया के अंदर उसको क्या करना पड़ेगा, इंडिया वाली इनकम के ऊपर भी टैक्स देना पड़ेगा। तो बेसिकली क्या हुआ, एक इनकम के ऊपर 2 बार टैक्स लगा।
10 करोड़ की इनकम पे इंडिया में भी टैक्स देना पड़ा, 10 करोड़ की इनकम पे यूएसए में भी टैक्स देना पड़ा। तो दिस इज नोन एज द डबल टैक्सेशन। जब एक ही इनकम का क्या होता है, डबल टैक्सेशन होता है। तो इस चीज को रोकने के लिए, इस चीज के बर्डन को कम करने के लिए, रिलीफ देने के लिए क्या करा गया, यूएस टैक्स के ऊपर, यूएस के अंदर जो टैक्स पे करा गया उसके ऊपर क्या प्रोवाइड कर दिया गया, क्रेडिट प्रोवाइड कर दिया गया। क्रेडिट बेसिकली कैसे, तो जो भी पर्सन का टैक्स होम होगा, मतलब जहां का वो रेजिडेंट बनेगा, वहां पे जब वो टैक्स पे कर रहा होगा, तो ऐसी इनकम जो उसने, ऐसी टैक्स जो उसने यूएसए के ऊपर पे करा है, तो उसका वो क्या ले सकता है, क्रेडिट ले सकता है। ठीक है, तो हम एक बार दोबारा एग्जांपल पे चलते हैं अपनी। एसजी क्या है, इंडिया का, लेट इट बी रेजिडेंट, हम एग्जांपल लेके चलते हैं। इसके अंदर इंडिया का रेजिडेंट है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों इनकम के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा इंडिया के अंदर, एंड यूएसए वाली इनकम के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा इन यूएसए। ठीक है, तो सपोज इंडिया के अंदर जब उसने दोनों इनकम टैक्स 20 करोड़ पे टैक्स बनाया, 20 करोड़ पे लेट इट बी टैक्स उसका बनता है 5 करोड़ का। ठीक है, बट उसने यूएसए के अंदर ऑलरेडी 2 करोड़ टैक्स पे कर रखा है, तो 2 करोड़ टैक्स का उसको क्रेडिट दे दिया जाएगा, एंड उसको नेट टैक्स इंडिया के अंदर अब कितना पे करना है, सिर्फ 3 करोड़ पे करना है। तो दिस इज नोन एज टैक्स क्रेडिट। तो मतलब जो भी होम कंट्री के अंदर रेजिडेंसी वाला टेस्ट वो पूरा कर देगा, वहां क्या कर सकता है, यूएसए के टैक्स का क्रेडिट ले सकता है। तो इस तरीके से ये सिस्टम वर्क करता है। जनरली इसके लिए क्या है, डीटीए बनते हैं, डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स होता है बिटवीन द कंट्री, जिस हिसाब से क्रेडिट आगे बांटे जाते हैं। उसके अलावा टैक्स ट्रीटीज होती है, जिससे ये काफी चीजें गवर्न करती है। मैंने आपको एक बेसिक चीज बताई है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं इस एक्ट के ऊपर। एक्ट बेसिकली क्या कहता है कि अगर कोई पर्सन है यूएसए का, उसने किसी फॉरेन एंटिटी को पैसा पे करा है, तो जब वो फॉरेन एंटिटी को जो पैसा पे करा है, तो बैंक्स के थ्रू पे करा होगा, तो जो भी एफएफआईज होंगे, एफएफआईज मतलब फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होंगे, उन्हें क्या करना है, अपने पास 30% विद होल्डिंग टैक्स मेंटेन करना है, एंड उस चीज की क्या करनी है, यूएस अकाउंट्स के ऊपर जो उन्होंने टैक्स विथहोल्ड करा है उसकी रिपोर्टिंग करनी है टू द यूएस, जो भी यूएसए का बैंक होगा या जो भी उनका आईआरएस है, मतलब जो भी उनका टैक्स अथॉरिटी है, उसको उसकी चीज की रिपोर्टिंग करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले एक्ट को समझने से पहले हम ये समझते हैं बेसिकली एफएफआईएस क्या होता है, फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं। तो फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज अ नॉन यूएस एंटिटी, मतलब वो यूएस के नहीं है, एंड वो क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट डिपॉजिट्स इन द ऑर्डनरी कोर्स ऑफ अ बैंकिंग और सिमिलर बिजनेस। मतलब या तो वो बैंक के हैं या ऐसे सिमिलर बिजनेस के अंदर क्या कर रहे हैं, डिपॉजिट्स को रिसीव कर रहे हैं। सेकंड, एज अ बिजनेस पोर्शन ऑफ इट्स बिजनेस होल्ड फाइनेंशियल एसेट्स फॉर द अकाउंट ऑफ अदर्स, मतलब अपने पास लोगों की फाइनेंशियल एसेट्स मेंटेन करके रखी हुई है। या इज एंगेज इन प्राइमरली इन द बिजनेस ऑफ इन्वेस्टिंग, री इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज, पार्टनरशिप इंटरेस्ट एक्सेट्रा, तो वो क्या बन जाते हैं, एफएफआईज बन जाते हैं। आप समझने के पर्पज से एफएफआईज को क्या समझो, बैंक समझो बेसिकली। तो ये इस एफएटीसी एक्ट की प्रोविजंस क्या कहती हैं कि एफएफआईज को क्या करना पड़ेगा, यूएस से डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी है, जिसको यूएस ट्रेजरी बोल लेंगे, उसके साथ क्या करना पड़ेगा, एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा। अगर तो वो एग्रीमेंट करते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, जो उन्हें पेमेंट्स आई हैं उसके ऊपर जो विद होल्डिंग टैक्स है उसको अगर वो मेंटेन नहीं करता तो भी चलेगा, बट अगर उन्होंने एग्रीमेंट नहीं कराया तो उनको क्या करना पड़ेगा, विद होल्डिंग टैक्स अपने पास रखना पड़ेगा। ठीक है, ये कब से एप्लीकेबल होगा, जनवरी 1 2014 के बाद ये क्या हो चुका है, एप्लीकेबल हो चुका है। जो बैंक एग्रीमेंट कर लेंगे उन्हें क्या कहा जाएगा, पार्टिसिपेटिंग एफएफआईज कहा जाएगा। ये एक्ट लाने का पर्पस क्या था, ताकि अवेडिंग ऑफ टैक्स को क्या करा जा सके, कम करा जा सके। बेसिकली लॉ क्या कहता है कि जो एफएफआईज होंगे, अगर उन्हें पैसा रिसीव होता है फ्रॉम द यूएस से, ताकि वो फॉरेन एंटिटीज को पे कर सके, तो उन्हें अपने पास क्या करना पड़ेगा, 30% का विद होल्डिंग टैक्स पेमेंट रखनी पड़ेगी, एंड सारी इंफॉर्मेशन किसको देनी पड़ेगी, यूएस से ट्रेजरी को आपको फॉरवर्ड करनी पड़ेगी। ठीक है, The law does so by imposing tough new withholding tax on payment made to foreign entities. It provides for information reporting of all US accounts held in foreign institution by all FFIs. इसकी अगर हम एक एग्जांपल देखें, ठीक है, एग्जांपल में सपोज एक बंदा है एसजी, ठीक है, उसने एचएम को पेमेंट करनी है, लेट इट बी उसने ना रेंट की पेमेंट करनी है। एचएम की कोई पॉलिसी थी यूएसए के अंदर, ठीक है, तो उसने सपोज इंडिया के अंदर पेमेंट करनी है, तो उसने क्या करा, एसबीआई इंडिया को पेमेंट करी, लेट इट बी। ठीक है, एसबीआई ने आगे क्या करनी है, एचएम को पेमेंट करनी है। अगर तो एक्ट क्या कहता है, अगर एसबीआई इंडिया और एसजी का आपस के अंदर एग्रीमेंट, सॉरी, एसबीआई इंडिया और यूएस ट्रेजरी का आपस के अंदर एग्रीमेंट नहीं है, क्योंकि एसबीआई इंडिया क्या है इस केस के अंदर, एफआई है, एसजी क्या है यूएस का बंदा है, ठीक है, एचएम क्या है फॉरेन एंटिटी है। ठीक है, तो अगर एसजी ने पेमेंट करनी है एचएम को और वो एफआईज के थ्रू हो रही है, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, 30% टैक्स आपको रखना पड़ेगा अपने पास। मतलब अगर सपोज रेंट की पेमेंट सपोज 1 लाख रुपीज की गई है,
तो जो HM है उसके पास सिर्फ 70,000 पहुंचेगा। 30,000 आपको क्या करना पड़ेगा, अपने पास विद होल्ड करके यूएस ट्रेजरी को फॉरवर्ड करना पड़ेगा। जब HM अपना टैक्स कैलकुलेट कर रहा है उस टाइम वो 30,000 का रेट ले सकता है, बट बैंक को क्या करना पड़ेगा, वो 30,000 अपने पास विद होल्ड करके रखना पड़ेगा। इन केस एग्रीमेंट है तो वो इस चीज को क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। ये जो एक्ट है वो इसी चीज की बात करता है। ठीक है, तो इंडियन बैंक्स के ऊपर ये चीज एप्लीकेबल क्यों है, क्योंकि इंडियन बैंक्स को भी क्या है, इस चीज के साथ कंप्लाई करना है। सो हर इंडियन बैंक जो क्या कर रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स की एंटिटीज के साथ एग्रीमेंट करके बैठा है या उनके साथ बिजनेस कर रहा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, FATCA के अंदर एग्रीमेंट करना पड़ेगा विद द यूएस ट्रेजरी। इन केस अगर वो यूएस ट्रेजरी के साथ एग्रीमेंट नहीं करते हैं तो उनके ऊपर क्या लग सकती है, 30% विद होल्डिंग टैक्स ऑन ऑल पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम यूएस एंटिटीज की पेनल्टी लग सकती है। ठीक है, उसके बाद ऐसी पेमेंट जो FATCA के अंदर विदहोल्ड करी जा सकती, जिनके ऊपर विदहोल्ड करी जाएंगी, वो क्या होंगी, इंटरेस्ट, डिविडेंड्स, रॉयल्टी, रेंट एक्सेट्रा, या जो FADF हम पढ़ के आए थे वो हो सकती हैं। ठीक है, उसके बाद सपोज अगर किसी इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट नहीं है यूएस के अंदर, बट उन्होंने क्या करा है यूएसए के अंदर, सपोज उन्होंने यूके के अंदर इन्वेस्ट करा एंड यूके वाले व्हीकल ने क्या करा, अल्टीमेटली यूएस के अंदर इन्वेस्ट कर दिया, तो वो भी क्या है, FATCA की कैटेगरी के अंदर आ सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर ऐसा कुछ है कि आपने यूके के अंदर इन्वेस्ट करा, यूके वाले ने यूएस में करा, तो अल्टीमेटली आपने यूएस में इन्वेस्ट करा, तो उस केस में जो यूके फर्म और इंडियन फर्म है दोनों को 30% की पेनल्टी लग सकती है अगर उन्होंने FATCA का कंप्लाइंट नहीं करा। ठीक है, उसके बाद FATCA आने के क्या हुआ, हमें अपने KYC नॉर्म्स के अंदर काफी चेंजेस करने पड़े। रीजन बीइंग, अगर FATCA क्या कहता है कि आपको सारे अकाउंट जो कि यूएस लोग वाले लोगों के उनकी क्या करनी है, अलग से हमें रिपोर्टिंग करनी है। तो आपको क्या करना पड़ा, तो बैंक को क्या करना पड़ा, जो वो नॉर्मल प्रोसीजर या सिस्टम्स अडॉप्ट कर रखे थे उनके अंदर चेंजेस इंप्लीमेंट करने पड़े। चेंजेस इंप्लीमेंट क्यों करने पड़े, ताकि यूएस सिटीजन को क्या करा जा सके, आइडेंटिफाई करा जा सके एंड उनकी रिगार्डिंग जो भी रिपोर्टिंग है वो क्या करी जा सके। ठीक है, उसके बाद आइडेंटिफाइड और अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करा, उनके ऊपर मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग प्रोसेसेस लगाई ताकि FATCA की रेगुलेशंस को पूरा करा जा सके। ठीक है, सो बेसिकली जो 30% वाली टैक्स की प्रोविजन है वो डायरेक्टली किसी को इफेक्ट नहीं कर रही है, बट लॉन्ग टर्म के ऊपर अगर ये चीज चलती रहती है तो क्या हो सकता था, पेनल्टी लग सकती थी। अगर कंप्लायंस ना होता तो इसको कंप्लायंस करना क्या है, जरूरी है। ठीक है, उसके बाद अगर आप FATCA के साथ रजिस्टर कर रहे हो तो क्या तो उसके अंदर क्या हो सकता है, यूएस ट्रेजरी के पास आपको क्या करनी पड़ती है, एक्सेसिव रिपोर्टिंग करनी पड़ सकती है, क्योंकि यूएस ट्रेजरी आपसे क्या कर सकती है, सारे लोगों के अकाउंट्स मांग सकती है। ठीक है, उसके बाद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने क्या करना है, अपने सिस्टम प्रोसेसेस को इस तरीके से मॉडिफाई करना है ताकि यूएस पर्सन को एग्जैक्टली एक्यूरेटली मॉनिटर करा जा सके, आइडेंटिफाई करा जा सके ऑन द ऑन गोइंग बेसिस की, टाइम टू टाइम नहीं, मतलब ऑन गोइंग बेसिस पे जैसे ट्रांजेक्शन हो रही है उसको क्या कर सको, आप मॉनिटर कर सको। उसके बाद एडिशनल चैलेंजेस इंक्लूड ऑब्टेनिंग वेवर्स फ्रॉम कस्टमर टू रिपोर्ट यूएस अथॉरिटीज, कम्युनिकेटिंग विद कस्टमर्स अबाउट FATCA रिक्वायरमेंट, एडवाइजिंग द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड हैंडलिंग कस्टमर्स हु रिफ्यूज टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। ये सारी दिक्कतें भी क्या हैं, FATCA कंप्लायंस के साथ आ सकती हैं। ठीक है, सो यहाँ पे जो हमारा चैप्टर है रिगार्डिंग द इंपोर्टेंट एक्ट्स को क्या है, खत्म होता है। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जल्दी से इस वीडियो को रेट कर दीजिए आउट ऑफ 10। उसके साथ साथ आप जल्दी से हमारे क्लासेस के अंदर एनरोल कर लीजिए, क्योंकि इस कोर्स के अंदर आपको इसी अमेजिंग क्वालिटी के साथ वीडियोस मिलने वाली है, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करके पहली बार में ही अपने एग्जाम को क्लियर कर सकें। उसके साथ साथ हमारी कुछ मोबाइल एप्लीकेशन जो कि एंड्रॉइड यूजर्स के लिए IBF लर्निंग सेंटर के नाम से अवेलेबल है, एंड आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड फॉर iOS यूजर आप माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करके वहां ऑर्गेनाइजेशनल कोड GEGKT यूज करके हमारे इन क्लासेस के अंदर एनरोल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमारे चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको व्हाट्सएप टेक्स्ट भेजना है ऑन द नंबर 9646900030 एंड आपके साथ सारे लिंक्स एंड PDF शेयर कर दिए जाएंगे। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में, बाय बाय।